पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स की बात करते हैं। असेंबली, करारदादें, मीडिया, मसले, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, बहस, धरने, शोर शराबा, जंग, फौज, मार्शल लॉ, मसले ही मसले। पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स, आपके इर्द गिर्द की पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट आपको काफी इम्पैक्ट करती है। अगेन पॉलिटिकल फैक्टर्स आपको कैसे अफेक्ट करते हैं? नेशनलाइजेशन हो जाती है इंडस्ट्रीज की, गवर्नमेंट अचानक से डिसाइड करती है कि ये बिजनेस सेक्टर गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और ऐसे में फिर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को वो बिजनेस करने से रोक देते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो फिर बेचारे तंग होते हैं कि गवर्नमेंट ने पकड़ के हमें जबरदस्ती नेशनलाइज कर दिया। और आपको पता है गवर्नमेंट से बड़ा बदमाश ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाए, अगर नेशनलाइज करने से हटा रहे हो तो इससे डिफरेंट होता है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट चेंज होने से इसका बड़ा फर्क पड़ता है। कोई गवर्नमेंट होती है जो सड़कें बनाती है, कोई गवर्नमेंट होती है जो पिछली सड़कें उखाड़ देती है। तो मतलब आप देखें हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। तो किसी जगह पे नेटवर्क बढ़ता है, किसी जगह पे नेटवर्क कम होता है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, कहीं इसको रिड्यूस किया जाता है। एजुकेशन के ऊपर अलग अलग पॉलिसी होती है। कुछ लोग एजुकेशन को बिल्कुल फोकस नहीं करते, लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो अगेन मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें अगर एक कॉलेज या एकेडमी चल रही है तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट एजुकेशन पे क्या काम कर रही है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या आ रही हैं, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या मामला आ रहा है। फिर एनवायरमेंटल पॉलिसी, हर गवर्नमेंट का अपना अपना एक फोकस होता है। पिछली गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस एनवायरनमेंट पे नहीं था, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि बहुत सारे मसले, स्मॉग और इस तरह की चीजें आना शुरू हो गई थी। पीटीआई को मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा, इन्होंने एनवायरनमेंट पे एक अच्छा फोकस किया। इन्होंने आते साथ ही एनवायरमेंटल कुछ बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर काम किया। शॉपिंग बैग वगैरह के ऊपर पाबंदी, और बड़ी सख्ती से। कागज के बैग जो कि डिस्पोजेबल हैं, जिनको जरा जो जमीन में जाके डिजोल्व भी हो जाते हैं। और इसी तरह से इन्होंने फिर भट्टे वगैरह पे लोगों को पाबंदी लगा दी है, खास सीजन से पहले पहले लोगों के भट्टे बंद करवा दिए। अब मजदूर का नुकसान तो हुआ, लेकिन अल्टीमेटली पूरे पूरे के पूरे शहर उस जो कुदरती तौर पे एक पोल्यूशन सी आ जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी, जो स्मॉग बन जाता था बहुत हैवी किस्म का, उससे बचना शुरू हो गए। आज से 3-4 साल पहले बहुत गंदी स्मॉग और बड़े गंदे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आ रहे होते थे, जो अब उतने तेजी से नहीं आ रहे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एनवायरमेंटल पॉलिसी होती है हर किसी की अपनी अपनी। टैक्सेस और सब्सिडीज, कुछ गवर्नमेंट टिका के टैक्स लगाती है, कुछ गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी देती है। पुरानी गवर्नमेंट सब्सिडी में बहुत अच्छी थी, बिजनेसेस को प्रमोट करती थी। गरीबों के लिए अलग अलग तरह की सब्सिडी थी, मेट्रो के ऊपर सब्सिडी, रोटी के ऊपर सब्सिडी, हज के ऊपर इवन सब्सिडी। वो कोशिश करते थे कि लोग अच्छे काम करें और उसको प्रमोट करें। ये वाली गवर्नमेंट टैक्स लगाने में काफी तेज है। मतलब मुझे याद अभी इस बजट का जो पहला जुमला था, वो जुमला था कि इस साल हमने बजट में ये रिलीफ दिया है कि हम मजीद एक और टैक्स, कोई और नया टैक्स नहीं लेके आ रहे। यानी कि मतलब लोगों को टैक्स एक्स्ट्रा ना लगाना, उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी फेवर है जो हमने अवाम पे की है। तो अगेन कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस को लेके बहुत सीरियस होती हैं, कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज अच्छी देती हैं। तो ये हर किसी का अपना अपना एक फोकस होता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं सब? बिजनेस का क्या ताल्लुक है? बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस वक्त आप देखेंगे इन्होंने जनाब कह दिया कि जो हाउसिंग में इन्वेस्ट करेगा हम उससे जरिए आमदन नहीं पूछेंगे। इन्होंने कह दिया है जमीनों के लिए हम आपको लोन देंगे, और वो बड़े सस्ती अमाउंट के लोन होंगे, घर बनाने के लिए लोन देंगे हम आपको। तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ऊपर चला जाएगा, कंस्ट्रक्टर्स के मजे लग जाएंगे। और जिन लोगों के लिए काम हो रहा है, जिनके पास आधा लाहौर की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, जो इन्वेस्टर्स हैं इस टाइम पे गवर्नमेंट के, उनको तूफानी फायदा हो जाएगा। आवाम फिर सोचती रह जाएगी कि हमारे नेक हुक्मरान ने हमारे लिए अच्छा सोचा। तो ये बिजनेसेस के और गवर्नमेंट्स के मसले होते हैं। तो ये अलग अलग तरह की गवर्नमेंट, अलग अलग तरह के लोगों का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना फोकस होता है, अपना एक तरीका होता है। इस पूरे चैप्टर में ये एक सफा, सिर्फ ये एक सफा इसमें काम की बात है। मतलब इतना होना चाहिए था ये चैप्टर। पॉलिटिक्स का बिजनेस से क्या ताल्लुक? कोई गवर्नमेंट आती है तो वो पुल बनाती है, सड़कें बनाती है। कोई गवर्नमेंट आती है एजुकेशन पे काम करती है। कोई गवर्नमेंट आती है पागल बनाती है। कोई गवर्नमेंट आती है तो वो टैक्स के ऊपर काम करते हैं। कुछ गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ कम टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं। कुछ बिजनेसेस को तंग करते हैं, कुछ बिजनेसेस को अप्रिशिएट करते हैं। तो बिजनेस शुड वॉच कि उसके इर्द गिर्द दुनिया में पॉलिटिक्स क्या चल रही है, उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान में क्या क्लाइमेट है। जो गवर्नमेंट है उनका विजन क्या है, गवर्नमेंट इंपोर्ट्स को एनकरेज कर रही है नहीं कर रही,
एक्सपोर्ट को एनकरेज कर रही है नहीं कर रही? पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या आप आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट ने ओवर रेगुलेट करना तो नहीं शुरू कर दिया? क्या बिजनेसेस परेशान तो नहीं होना शुरू हो गए? क्या ये सारी चीजें आसान तरीके से चल रही हैं? कुछ गवर्नमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे बहुत खर्चा करती हैं। जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा करती है, इसका मतलब है बहुत सारे बिजनेसेस को टेंडर मिलेंगे, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलेंगे, गवर्नमेंट भी उनका एक क्लाइंट बन जाएगा। जैसे सादा क्लाइंट्स है वैसे एक बहुत बड़ा क्लाइंट बन जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे काम कर रही है, गवर्नमेंट सोच रही है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, गवर्नमेंट रूल्स बना रही है, गवर्नमेंट बिजनेसेस को फैसिलिटेट कर रही है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में बिजनेस ज्यादा फ्लरिश करता है। तो ऐसे में किताब ने हमें थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि स्टेट की जो स्पेंडिंग है, डायरेक्शन ऑफ स्टेट स्पेंडिंग, ये बेस करती है आपकी इनहेरिट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो चल रही है, कि आपका पॉलिटिकल जो निजाम चल रहा है, जो पॉलिटिकल थॉट चल रही है मुल्क में, जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, उनकी क्या सोच है, वो चीजों को कैसे लेके चलते हैं। देन वो गवर्नमेंट जो कि थोड़ा सा लेफ्ट या राइट की तरफ ओरिएंटेड होगी। लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होते हैं गवर्नमेंट के, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। तो कुछ गवर्नमेंट जो है उनका टारगेट होता है वो फ्री हेल्थ पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, पब्लिक पे काम करते हैं। कुछ हैं जो डिफेंस पे काम करते हैं, सिक्योरिटी पे काम करते हैं, अलायंसेस पे काम करते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अवाम पे खर्च कर रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो गवर्नमेंट पे खर्च कर रहे होंगे। तो ये गवर्नमेंट का अलग अलग मिजाज है, हर गवर्नमेंट अपने तरीके से खर्च कर रही होती है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देन टैक्सेशन, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से टैक्स देंगे। कुछ गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स बहुत लगाती हैं, कुछ गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स बहुत लगाती हैं। कुछ गवर्नमेंट्स के आते ही बिजनेसेस बहुत परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मिनी बजट, ये बजट, वो बजट, ये वाला बिल, वो वाला बिल, इतना टैक्स, उतना टैक्स, अचानक से गाड़ियों की कीमतें 6 लाख रुपए बढ़ जाती हैं, अचानक से जो ग्रोसरी है उसकी कीमत बढ़ जाती है, अचानक से इतना सब कुछ हो जाता है कि लोग तंग आ जाते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट, रियल स्टेट, ये इस वक्त अजीबोगरीब सा चल रहा है। कभी एकदम से बहुत चढ़ जाता है, कभी ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है। आजकल लोग डरे हुए हैं, समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट अब क्या करने जा रही है। हम पैसा फंसा दें घर में और उसके बाद गवर्नमेंट रूल चेंज कर दे तो पता नहीं क्या होगा। अचानक से जो रेट है, रजिस्ट्री के जो रेट हैं, जो गवर्नमेंट के जो म्यूनिसिपल वाले रेट हैं, वो इन्होंने अचानक से इंक्रीज कर दिए। ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे बार बार चीजें चेंज हो रही हो, टैक्स रिवाइज हो रहे हो, नए टैक्स आ रहे हो, कंज्यूमर्स भी तंग रहते हैं, बिजनेस भी तंग रहते हैं। वो आज एक चीज खरीदते हैं, कल का उन्हें पता नहीं होता। आज एक रेट कमिट करते हैं अपने कस्टमर से, अगले दिन उनको रेट बढ़ाना पड़ता है, कस्टमर तंग होता है। वो कस्टमर को जितना मर्जी तावील देते हैं, यार हमारा कसूर नहीं है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो अगेन गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसी से बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है बिजनेसेस को। इकोनॉमिक पॉलिसी, हर गवर्नमेंट की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है। कोई लॉन्ग टर्म स्टैग्निटी की बात कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म। कोई कहता है कि हम कर्जे नहीं लेंगे, हम मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। कोई कहता है मुल्क मुश्किल में, हम कर्जे ही लेंगे, और मुल्क को कर्जे ना लिए गए तो शायद हमारा मुल्क ज्यादा मुश्किल में आ जाएगा, शायद हम ज्यादा अजियत में आ जाएंगे। तो ऑल वी नीड इज अच्छे टाइम पे अच्छे कर्जे लेने होंगे। लेबर लॉस के ऊपर अलग अलग तरह से, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिसीज के ऊपर अलग अलग तरह से। कुछ लोग चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल रिलेशन रखें। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट आएगी, वो इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कर देगी। इंडिया से ट्रेड ओपन होते साथ ही पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे गुड्स जो बड़े लंबे रूट से आते हैं, जब इंडिया से पाकिस्तान आएंगे तो बहुत सस्ते होंगे। बिजनेसेस को बहुत फायदा होगा, कंज्यूमर्स को बड़ा फायदा होगा। तो बहुत सारे बिजनेसेस एकदम से फ्लरिश करना शुरू कर देते हैं। अचानक से दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कहते हैं नहीं, इंडिया को अब हम लोगों ने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, इंडिया के साथ ट्रेड बैन हो गई। इधर ट्रेड को बैन करते हैं, इधर इतने सारे बिजनेसेस डूब जाते हैं। इवन एक टाइम था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सर्द जंग चल रही थी, या कुछ अरसे पहले काफी ज्यादा आपस में क्लैश था, कोविड से थोड़ा सा पहले। तो उस वक्त इन्होंने बकायदा एयर स्पेस तक बंद कर दी थी। यानी कि इंडिया ने मना कर दिया था कि पाकिस्तान का जहाज इंडिया के ऊपर से गुजर के नहीं जा सकता, जिसकी वजह से तमाम एयरलाइंस को लंबे रूट लेने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से हम किसी मुल्क जाते थे तो आधे से ज्यादा डेस्टिनेशन जो कि इंडिया के ऊपर से गुजर के जाते थे, वो जब हमें लंबे रूट से लेने पड़े तो वो टिकट जो कि 40,000 50,000 की मिल जाती थी, वो चली गई 80 से 90,000 के ऊपर। तो यस, बिजनेसेस की आइडियोलॉजी, उनका दूसरे मुल्कों से रिलेशन, उनके लेबर लॉज, ये सारी चीजें मिलके इम्पैक्ट करती हैं कि आप चीजों को कैसे लेके चलें। तो टेक्निकली
पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट का आपस में क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट बिजनेसेस को या फ्लरिश करने में मदद देते हैं या उनको अच्छी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हर बिजनेस ये जरूर देखता है कि जो लोग गए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नून लीग वगैरह, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बिजनेस कम्युनिटी से बना के रखते हैं। ये खुद भी बिजनेसमैन है, तो ये चाहते हैं कि बिजनेसेस को फ्लरिश करें, ये बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, उनको थोड़ा सा आसानियां देते हैं, बिजनेस को आसानी मिलती है, वो मुल्क में ज्यादा काम करता है, जीडीपी और बाकी चीजें बेहतर होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग जो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में चाहते हैं कि टैक्स कलेक्ट करें। अब बड़ी अच्छी बात है, टैक्स ज्यादा से ज्यादा बिजनेस से कलेक्ट करना हो, लेकिन टैक्स कलेक्ट करते करते अगर आप बिजनेस को इतना डरा दें कि बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शंस रोक ले और अपने आधे से ज्यादा काम करने छोड़ दे, तो फिर क्या होगा? मुल्क के अंदर जब बिजनेस वर्किंग नहीं होगी तो अल्टीमेटली लोग तंग हो जाएंगे और अल्टीमेटली ज्यादातर लोग जो है वो परेशानी का शिकार हो जाएंगे। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बिजनेस से जो ताल्लुक है। तो इस पूरे चैप्टर में ये एक सफा है जिसमें थोड़ी सी काम की डिस्कशन। बिजनेस और गवर्नमेंट का आपस में इंटरेक्शन, ऐसे में कुछ लॉबिंग का कॉन्सेप्ट आता है, कुछ लॉबी ग्रुप बनते हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप बनते हैं। बिजनेसेस आपस में एका कर लेते हैं, उनको समझ आ जाती है कि देखें, बिजनेस गवर्नमेंट के बगैर कुछ नहीं है, गवर्नमेंट बिजनेस के बगैर कुछ नहीं है। अगर मुल्क में बिजनेस नहीं चल रहा होगा, जीडीपी नहीं चलेगा, ग्रोथ नहीं आएगी, वेल्थ नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स के लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट्स को नीड है कि मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी हो, और बिजनेस को नीड है कि मुल्क में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि बात सुनती हो, समझती हो सारा कुछ। तो होता क्या है कि कई दफा बिजनेसेस इकट्ठे होते हैं और लॉबिंग करते हैं, अपने ग्रुप्स बनाते हैं। आपने सुना होगा जी, वो ताजिर बरादरी ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और ताजिर बरादरी से वजीर आजम और फलाना वजीर की मुलाकात और बाहमी उमूर दिलचस्पी पे डिस्कशन हुई वगैरह वगैरह। तो होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेसेस हैं, वो उनको परेशानी हो रही है कि जी गवर्नमेंट अचानक से नया टैक्स क्यों ले आई है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि नया नया टैक्स आएगा तो ना उनकी सेल होगी, ना पाकिस्तान में चीजें बेहतर होंगी और वो भी मुश्किल में आ जाएंगे। तो हो सकता है वो आपस में लॉबिंग करें और वो कहें भाई ये वाला टैक्स जो है ना, हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक है प्रेशर ग्रुप के, आप हड़तालें कर लें, आप सड़कों पे निकल आए, आप जनाब मुसलसल मुसलसल मीडिया, प्रेस और इन सारे जगह पे वो करें जिससे गवर्नमेंट घबरा के चीजें बेहतर कर ले। और एक ज्यादा डिसेंट वे है कि आप लॉबी ग्रुप यूज करें, आप कुछ रिप्रेजेंटेटिव अपने बनाएं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हो, बहुत सारे बिजनेसेस के रिप्रेजेंटेटिव हों, वो जाएं सेक्रेटेरिएट में, जाएं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बैठें, गवर्नमेंट के बड़े लोगों के साथ बैठें, उनको समझाएं कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी क्या कह रही है और आपकी गलत पॉलिसी से बिजनेस को क्या नुकसान होगा और बिजनेस के नुकसान से मुल्क को क्या नुकसान होगा। तो कभी कभी फिर आप इस तरह से करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप और लॉबिंग, हमने कहा ये दो तरीके हैं जिसमें गवर्नमेंट के डिसीजंस और पॉलिसीज जो है वो बिजनेस ओनर्स मैनेज कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट चाहिए बिजनेसेस की, इवन खासतौर पे इनको अपनी इलेक्शन कैंपेन भी तो चलानी है। हर इमरान खान को एक जहांगीर तरीन तो चाहिए, हर नवाज शरीफ को मियां मंशा तो चाहिए, हर जरदारी को कहीं ना कहीं मलिक रियाज या इस तरह के इन्वेस्टर्स चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी कैंपेन चलाने के लिए भी जितने पैसे चाहिए उतने पैसे नहीं होते पार्टीज के पास, वो पैसे होते हैं बिजनेसमैन के पास। बिजनेसमैन कहते हैं ठीक है मैं तुम पे इन्वेस्ट करूंगा लेकिन फिर मुझे रिटर्न चाहिए। फिर क्या होता है, एक झटका लगता है और 300-400 600-700 अरब की तो सिर्फ चीनी के अंदर ही गड़बड़ हो जाती है। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बड़े आराम से कह देती है हाँ जी कुछ बदनज़मी थी, हमने बंदे को मुल्क से बाहर भेज दिया है, हमने उसको वजारत से निकाल दिया है, हमने उसको टीम से निकाल दिया है। बंदा सुकून से बैठ के खुश होता है कि ठीक है उसने जितना इन्वेस्ट किया था उससे ज्यादा उसने रिकवर कर लिया। कुछ अर्से बाद लोग भूल भाल जाते हैं, दोबारा से वो बंदा बिजनेसमैन हो जाता है, दोबारा से वो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर यही चल रहा है। पॉलिटिशियन को बिजनेसमैन चाहिए एज इन्वेस्टर, जब एज इन्वेस्टर उसे चाहिए तो फिर जब ये पॉलिटिकल पार्टी ताकत में आती है तो फिर वो इन्वेस्टर कहता है कि हाँ भाई अब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मेरा इंपोर्ट का काम है, तुमने फलाना सेक्टर में इंपोर्ट का रेट गिरा देना है, गवर्नमेंट बाउंड होती है। तो कुछ तो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो तो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद लेते हैं। और कभी कभी छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मिलकर लॉबिंग करते हैं, चंद लोगों को आगे भेजते हैं कि गवर्नमेंट के सामने हमारे मुतालबात रखो। और कभी प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं और कभी लॉबी के थ्रू चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में बिजनेस मैनेजर जो है उसको शुड कीप एन आई ऑन पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सपोर्टर फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी एंड प्रेशर ग्रुप्स ऑफ बिजनेसेस। हर बिजनेस को जरूर देखते रहना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, इसको सपोर्ट करने वाले कौन से बिजनेसेस हैं और वो बिजनेस क्या करता है। अगर हमें पता लग गया कि ये वाली गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करेगी तो हमें कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए।
अगर हमें पता लग गया कि ये वाली गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस पे काम कर रही है, तो हमें अपने बिजनेस की डायमेंशन थोड़ा सा उस तरफ रखनी चाहिए। तो ये एक ओवरऑल डिस्कशन है। तो हम ये कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये अपनी इकोनॉमिक लेवरेज लेते हैं। ये बेसिकली उनको ये कह देते हैं कि देखें आपका अच्छा भला सेटअप चल रहा है। फॉर एग्जांपल जो है वो अचानक से मलिक रियाज उठ के कह दे कि यार मैं इतने बड़े सेटअप चला रहा हूँ, आपके मैंने इतने बड़े हाउसिंग सिस्टम चलाए हुए हैं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं आपका मुल्क छोड़ दूंगा। मैं मुल्क छोड़ दूंगा, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अब मियां मंशा कह दे कि जी ठीक है जी, मैं एमसीबी का पूरा सेटअप बंद करने लगा हूं, मैं निषाद ग्रुप वगैरह को इस तरह से करने लगा हूं क्योंकि आप लोगों ने हमारा जीना दोबर कर दिया, मैं सोच रहा हूँ सिंगापुर जाके सेट हो जाऊं। तो फिर कई दफा क्या होता है, ये एक प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को बहरहाल मुल्क के अंदर भी पैसा चाहिए और अपनी जेबों में भी पैसा चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ऐसे में हम बात करते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव। एक बिजनेस को एक एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी चाहिए जिसमें आप जो है वो लोगों को, सियासत को साथ लेके चलें, सियासतदानों को बिजनेस के साथ कनेक्ट करवाएं। आप अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को देखें, आप कोशिश करें कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने स्टॉक होल्डर हैं, कस्टमर हैं, लोकल कम्युनिटी है, उनको लेके चलें और उनसे कहें कि जी आप इस पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट करें। कई दफा बिजनेस एडवोकेट करना शुरू कर देता है। तो बिजनेसेस पॉलिटिकल ग्रुप्स को सही से चलने दें, तो इन रिटर्न पॉलिटिकल ग्रुप्स बिजनेसेस को अपना काम सही या गलत दोनों तरह से करने देंगे। यूटिलिटेरियनिज्म की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली एथिक्स वेथिक्स कुछ नहीं होते। सबसे बड़ी चीज होती है मुल्क को फायदा होना चाहिए। मुल्क को फायदा होगा तो मुल्क ज्यादा कमाएगा, मुल्क ज्यादा कमाएगा तो गरीबों को भी फायदा होगा, सबको भी। तो अगर एक बंदा टैक्स चोर है लेकिन वो अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसकी इंडस्ट्री की वजह से पाकिस्तान में 20,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो शायद गवर्नमेंट का यार उसने टैक्स चोरी तो किया है लेकिन उसने 20,000 लोगों को रोजगार भी दिया। तो जो यूटिलिटेरियनिज्म वाला जो पॉइंट है जो हमने एथिक्स में पढ़ा था, वो ये कहता है कि भाई टोटल यूटिलिटी देखें। आप ये देखें कि एक तरफ नेगेटिव है तो एक तरफ पॉजिटिव भी है, आप टोटल मिला के देखें कि अल्टीमेटली आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो फिर इस तरह के स्कूल ऑफ थॉट भी आते हैं जो चीजों को देख रहे होते हैं। तो हमने कहा कि कुछ इन्फ्लुएंसिंग अप्रोचेस जो हैं, दैट इज स्टेक होल्डर्स की कोलेशंस, उनके साथ आप जुड़ें, उनको साथ लेके चलें। आप एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट करें। ऑर्गेनाइजेशन के जो व्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करें, टीवी पे आए और बताएं कि जी हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से क्या मसला है। कोशिश करें कि कंपेन करें, नेगेटिव कंपेन करें गवर्नमेंट की किसी चीज के अगेंस्ट। यानी कि गवर्नमेंट को अगर प्रेशराइज करना है तो वो अपने बिजनेस एड्स या इस तरह की चीजों में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी नफरत फैलाएं, थोड़ा थोड़ा सा लोगों को गवर्नमेंट से मुतनफर करें। तो बिजनेसेस जो है वो बड़ी ताकतवर चीज होते हैं, ये पूरी पूरी पॉलिटिक्स को हिला के रख देते हैं। और ज्यादातर लोग समझ रहे होते हैं कि हमारे वोटों से कुछ लोग आए हैं, पीछे गेम पैसे की होती है, सारी गेम पैसे की होती है। ऊपर से लेके नीचे तक बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा बंदा कई दफा खरीदा हुआ होता है। एक एक सीट के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, एक एक सीट एक एक अरब की बिक्री होती है। और उसके अंदर लोग अपना एक वोट बेचने के लिए इतना दूसरे से डिमांड करते हैं और दूसरा फिर वो पैसा उनके हलक से वसूल करके आता है। कहता है ठीक है आज एक एक अरब ले लो, फिर उसके बाद एक ऐसी पॉलिसी बनाना है जिससे इकट्ठा 500 अरब मेरी जेब में आ जाए। तो अल्टीमेटली बिजनेसमैन ना बिजनेस करता है। और एक मूवी में जुमला था कि पॉलिटिक्स से अच्छा बिजनेस कौन सा है। तो मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन को पॉलिटिशियंस चाहिए और वो आगे बढ़ के अगर पॉलिटिशियन बन जाए तो लोग उन पर एतराज करेंगे, तो वो पीछे रहते हैं, सामने पॉलिटिशियन को खिलाते हैं और बैक एंड पे अपना बिजनेस चमकाते रहते हैं। तो आपको सामने सामने जितना मर्जी बंदा ईमानदार लग रहा हो, नेक लग रहा हो, कहीं ना कहीं पीछे वो बिजनेसेस के हाथों खेल रहा होता है। ऐसा ना हो कि आप अचानक से नाराज हो जाए। फिर ट्रेड एसोसिएशंस वगैरह हैं, डिफरेंट। जैसे हम बात करते हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ओवरसीज जो है इन्वेस्टर्स की बात करें, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन, फलाना एसोसिएशन, फलाना एसोसिएशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे बिजनेसेस आपस में जुड़ते हैं, अपने मफाद एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं और डिफरेंट तरह के स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे होते हैं।
देन अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना एक पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाया हुआ होता है, अक्सर कंपनियों ने अपना एक विंग बनाया हुआ होता है। जब भी कोई इवेंट हो, जब भी कोई मसला हो, जब भी कोई पॉलिटिकल बात हो, जब भी उनके ऊपर कोई एतराज हो, तो उनका एक स्पोक्समैन आके बताता है कि जी हमारे बिजनेस की क्या स्कूल ऑफ थॉट है, हम क्या कर रहे हैं, और फलाना पॉलिटिकल पार्टी ने हम पे जो इल्जाम लगाया उसमें हमारा जवाब क्या है। आप आजकल पाकिस्तान की सियासत में टीवी में ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के स्पोक्स पर्सन आके कहते हैं नहीं जी ये चीज ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, गवर्नमेंट खुद पैसे खा रही है, गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है। तो बिजनेसेस एक टाइम पे गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे होते हैं। ये जो पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट है इसका मेन काम है कि फर्म की इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल इसको देखे और फर्म का इंटरेस्ट पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर बीच में लेके चले। तो दो तरीके है ना, एक तरीका ये है कि आप उनके अगेंस्ट आ जाएं, उनको चैलेंज कर दें और उनको प्रेशराइज करें। दूसरा तरीका ये है कि लॉबिंग करें और उनको बताएं कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं, उनको उनके इंटरेस्ट बताएं, उनके साथ ऐसी दोस्ती कर लें कि वो आपको भी खिलाएं और खुद भी खाएं। तो वो क्या कहते हैं, खाता है तो लगाता भी तो है। तो ये एक अप्रोच बन जाती है फिर बिजनेस की। यहाँ इन्होंने बिजनेस का जो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसके ऊपर बात की। अब अगले यूनिट में हम देखेंगे कि पाकिस्तान जब से बना है तब से अब तक डिफरेंट पॉलिटिकल क्या वाकयात हुए पाकिस्तान में और उन वाकयात की वजह से बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। सारी बात करने के बाद एंड पे एक लाइन में हम बिजनेस का तस्करा करेंगे, लेकिन आज आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल कहानी सुना। मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा तारीख पढ़ के बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा अपने बड़ों से सुना हुआ है, और बाकी एमएफए की किताब में जो लिखा हुआ है वो समराइज फॉर्म में आपके सामने पेश करूंगा। तो एक काम करते हैं, हम पाकिस्तान के डिफरेंट इरास पे बात करते हैं। मेरे पाक वतन के साथ क्या गुजरी, बड़ी बुरी की है, सबने मिलके बहुत बुरी की है। इस पाक वतन बेचारे को ना जख्मी किया है, जगह जगह से जख्मी किया है। सबसे पहले हम अर्ली फाउंडेशन देखते हैं 1947 से 1958 के दरमियान। शायद आपने कभी ना पढ़ा हो या कभी ना सुना हो, आपको मुझसे सुन के थोड़ी सी हैरत होगी। 47 से 58 तक साल बनते हैं तकरीबन 11। ड्यूरिंग दिस टाइम 4 गवर्नर जनरल्स और 7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं। सोचें, मतलब 10-11 साल में 6-7 दफा हुकूमतें बदल रही हैं। उस वक्त एक एक गवर्नमेंट का एवरेज टेन्योर ना 1.5 साल पे आ गया। यानी कि गवर्नमेंट आ रही है, उसके फौरन बाद कुछ और गवर्नमेंट आ रही है, फिर उसके फौरन बाद एक और गवर्नमेंट आ रही है। सोचें, एक मुल्क अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी बना है, अभी अभी लोग उसमें जोशो खरोश में है कि इस्लाम के नाम पे हमने हासिल किया, आग लगा देंगे, जबरदस्त है, मिलके वो करेंगे, हिंदुओं को सबक सिखाएंगे, इस पाकिस्तान को ऐसा आगे लेके जाएंगे, वैसा आगे लेके जाएंगे। आते साथ ही आपस में ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी वर्सेस ये सारी अजीबोगरीब सी चक्कलें शुरू हो जाती है। किताब बड़े दुख में हमें बताने की कोशिश करती है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब की डेथ के बाद, और आपको पता है ये डेथ नहीं थी, मतलब ये नेचुरल डेथ नहीं थी, इवन कायद आजम की भी नेचुरल डेथ नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनते साथ ही लोगों को नजर आना शुरू हो गया कि इधर लूटने का बहुत मार्जिन है। तो ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान को इस नजर से नहीं देखा कि हमने इसको लॉन्ग टर्म डेवलप करना है। उन्होंने इस नजर से देखा नया मुल्क है, इस वक्त जरा आसान कंट्रोल्स हैं, बस इसके अंदर जो है ना चीजें फैलाते हैं। कुछ ने कब्जा करने की कोशिश की, कुछ ने लूटने की कोशिश की। तो मेरी धरती जो है वो बड़ी तकलीफों से गुजरी है। प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद ब्यूरोक्रेट एक जो है वो गुलाम मोहम्मद, वो आ गए और वो गवर्नर जनरल की पोजीशन पे आ गए। और जैसे ही, मतलब आप ये देखें कि एक प्राइम मिनिस्टर मर जाता है और अचानक से जो एक ब्यूरोक्रेट सामने आ जाता है। ब्यूरोक्रेट मतलब किताब वाले बड़ा एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरू में ब्यूरोक्रेट है और आगे जाके अनफॉर्चुनेटली फौजी और इस तरह की बातें। तो इससे पहले कि आप सोचेंगे जी वो अभी मैं जब लेक्चर दे रहा हूँ तो इसको कोई ब्लैक वीगो आ जाएगी इस तरह से, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हिस्ट्री है और उन अल्फाज में बता रहा हूँ जो हमारी किताब में है। तो ऐसे में मेरी ये अपने अल्फाज नहीं है। अगर मेरा कोई दुख आपको नजर आता है तो ये मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, मैं वो बताऊंगा जो हमारी किताब ने हमें हिस्ट्री बताई है। और हम बीएम पढ़ रहे हैं, ये जहन में रहे कि हम बिजनेस समझ रहे हैं। तो गवर्नर जनरल के ओहदे पे आ जाते हैं गुलाम मोहम्मद साहब, और गुलाम मोहम्मद साहब के आते साथ ही जो है वो सबसे पहला कत्ल हो जाता है डेमोक्रेसी का। कि डेमोक्रेसी जिसमें लोगों के वोटों से आना था, अचानक से एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल आके कहता है अच्छा जी मैं मुल्क चलाता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होगा। 17 अप्रैल 1953 को
उसने पॉलिटिकल पीएम को रिप्लेस कर दिया एक और ब्यूरोक्रेट मोहम्मद अली बोगरा। ठीक है, मतलब ये साहब आगे इन्होंने गवर्नर जनरल का वो ओहदा संभाल लिया, उधर से पॉलिटिक्स दोबारा से चलना शुरू हुई। ये भाई साहब ने उन साहब को फारिग करके उनकी जगह एक और जो है वो ब्यूरोक्रेट लाके बिठा दिया। अब ये दोनों भाई आपस में दोनों के दोनों जो है वो ब्यूरोक्रेट, दोनों के दोनों वो लोग जो कि उस सेटअप से हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट है, जो अंग्रेज एक निजाम बना के गया था ब्यूरोक्रेसी का कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होंगे मिलके काम करेंगे और मुल्की सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। कि मुल्की सियासत में मुदाखलत ना करने वाली बात को छोड़ के बाकी सारी बातें अंग्रेज की बहुत अच्छी तरह से मानी गई। 24 अक्टूबर 1954 को गुलाम मोहम्मद जो है वो पहली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको फारिग कर देते हैं और अपनी पसंद से कैबिनेट चूज कर लेते हैं। अपनी पसंद से कैबिनेट से क्या मुराद है, जैसे कि जनरल अयूब खान जो है जो उस वक्त चीफ थे आर्मी के, उनको उठा के उन्हें कह दिया जी आप डिफेंस मिनिस्टर बन जाए। अपनी ही पसंद से खुद से उनको बिठा दिया और ये जहन में नहीं रखा कि मैं खुद भी आग से खेल रहा हूँ। मतलब मैं ब्यूरोक्रेट हूँ या ब्यूरोक्रेसी में भी जाहिर है गवर्नमेंट के ऑफिसर एक खास लेवल तक पावर है, आप फौजी को बीच में पावर लेके आ रहे हो। तो जब फौज को एहसास हुआ कि यस मतलब हमारे पास भी पावर है, हमें बीच में लेके आया जा रहा है, और फिर जब उन्होंने देखा कि मुल्क के हालात खराब हैं तो उन्होंने अचानक से सोचा कि मुल्क के वसीतर मफाद में अच्छा ये है कि मुल्क हमें चलाना चाहिए, इन लोगों से तो चल नहीं रहा। और ये ऐसा ना सोचते अगर उनको एम्पावर ना किया जाता, लेकिन क्या हुआ, डेमोक्रेसी को सपोर्ट के लिए ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ी, ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट के लिए एस्टेब्लिशमेंट के मजीद इदारों की जरूरत पड़ी। तो हुआ ये कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्होंने कि हमारी हुकूमत देर तक चले, हमें कोई ना टपका दे, तो उन्होंने क्या किया, फौज को इन करना शुरू कर दिया। बट ये बहुत बड़ी भूल थी, जब फौज इन हुई है तो उसके बाद फिर आउट नहीं हो सकी। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन शायद मुल्क की वसी तर मफाद है। अगर मैं इंतहाई सेंसर्ड वर्जन पेश करूं तो फौज को ऐसा लगता है कि मुल्क गलत तरीके से अगर चल रहा होगा तो हमें इसमें कूप करना चाहिए और हमें मुल्क की बागडोर अपने हाथों में संभाल लेनी चाहिए और मुल्क को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। अच्छा, अब इस सारी झगड़े में बिजनेस तो सोचें, बिजनेस पता नहीं कहाँ है, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर, उसको उतारो, अपनी कैबिनेट मेरी कैबिनेट तुम्हारी कैबिनेट, ये आपस में झगड़े चल रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत स्वेयर हो गई। गवर्नमेंट के डिफरेंट टायर्स, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट महकमे, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट जोन हैं, पार्लियामेंट फलाना फलाना, इनके आपस के दरमियान बड़ी गंदी टेंशन शुरू हो गई। और इस वक्त असल चैलेंज क्या था, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को आपने डेवलप करना था। तो इस वक्त स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने का चैलेंज बड़ा डिफिकल्ट होता चला गया। इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और सबके सब आपस में लड़ाई झगड़े में पड़े रहे। मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज इंडिया से आए थे, जाहिर है इस इलाके में भी कुछ लोग रह रहे थे, बाकी इंडिया से बहुत सारे लोग आए थे, इन सब ने भी बसना था। अब आपके मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है, पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और इससे पहले कि एस्टेब्लिशमेंट इदारे आपस में मिलकर काम करें, पॉलिटिकल झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को फारिग कर रहे हैं, एक दूसरे की जगह दूसरा बंदा लेके आ रहे हैं, फौज से मदद मांग रहे हैं, और इस सारे उसमें जो है ना अवाम तो रुल गई, अवाम भी रुल गई, इकोनॉमी भी रुल गई, जो रिसोर्सेज हैं वो भी रुल गए, और इंस्टीट्यूशंस बेचारे पैदा ही नहीं हो सके, डेवलप ही नहीं हो सके, अपने आप को खड़ा ही नहीं कर सके उस वक्त। तो वो जब एक नया मुल्क बनता है तो उस वक्त बड़ी जरूरत होती है कि आप इदारों पे फोकस करें। इदारे तो अपने हवा में वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, और इदारों को भी लग गया कि कल को इनकी नहीं तो हमारी बारी आ जानी है। तो अब समझ ही नहीं आ रही, कभी बिजनेसमैन कब्जा कर रहा है मुल्क पे, कभी पॉलिटिशियन कब्जा कर रहा है, कभी फौज वाले बीच में घुस रहे हैं, कभी गवर्नर जनरल आ रहा है, कभी ब्यूरोक्रेट आ रहा है, तो कहानी फंस रही है। मीनवाइल इंडस रिवर सिस्टम वाला जो मसला और पानी का जो स्टॉपेज था इंडिया की तरफ से, उसने भी मजीद काम खराब किया और आपकी इकोनॉमी जो थोड़ी बहुत ज़रात से चल सकती थी वो भी ठुक गई। अब इस सारे उसमें फाइनली अब आखिरकार हम बिजनेस की बात करने लगे हैं। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटी आई कि वो इन्वेस्ट करें और वो ग्रो करें, और उनको कोई प्रेशर ही कोई नहीं था। मतलब बिजनेस को कौन सोच रहा है, बिजनेसेस ने ग्रो करना शुरू कर दिया खुद ही से, मतलब वो फैलते चले गए, उनको कोई देखने वाला ही नहीं था, उनको कोई रोकने वाला ही नहीं था। तो क्या हुआ, चंद फैमिलीज ने टाइम पे इस चीज को सेंस किया कि मुल्क में अजीबोगरीब सी इनस्टेबिलिटी है, तो इस वक्त मुल्क में लोगों ने खाना तो है, पहनना तो है, और काम तो करने हैं। उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस के सेक्टर डाल लिए, अपनी फैक्ट्रियां डाल ली, अपने सेटअप्स बना लिए, और सेटअप ऐसे बनाए कि उसके अंदर उन्होंने जो मर्जी प्राइस रखें, जो मर्जी करें, कोई रेगुलेशन ही नहीं।
तो हुआ ये कि बिजनेस जो शुरू से रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में आना चाहिए था, वो अचानक से इतनी आजादी से चला कि उसकी आजादी आज तक अब उतने आराम से सुलभ नहीं हो सकती। आज भी अगर हम कहेंगे जी आप टैक्स क्यों नहीं देते, तो वो याद कराते हैं कि याद करें कौन कौन से लोगों के आपने कब कब टैक्स माफ किए थे, तो अभी आपको याद आया है। तो ये बिजनेसमैन का पावरफुल होने के पीछे बहुत बड़ी रीजन ये है कि हमने इदारों को स्ट्रांग नहीं किया। इदारे क्यों नहीं स्ट्रांग हुए? क्योंकि पॉलिटिक्स में मसला था। पॉलिटिक्स में क्यों मसला था? क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, या क्या चल रहा है। तो ये हमारा तारीख इरा था। शुरू के 10-11 साल पाकिस्तान के काफी भयानक गुजरे हैं, और कहीं से भी इस मुल्क को उस जमाने में पॉलिटिकल मुल्क या एक प्रॉपर पॉलिटिक्स या एक स्टेबल मुल्क कहना नहीं चाहिए। कहानी आगे बढ़ती है। जनरल अयूब खान साहब 1958 से 1969, जितना अरसा 7-8 गवर्नमेंट्स ने गुजारा, उतना अरसा एक अकेला बहादुर चट्टान की तरह खड़ा हुआ शख्स जिसने मुल्क चलाया। जान के हैरत होगी कि ये एक बड़ा अच्छा एरा था। हालांकि अगर हम रूल्स देखें, दुनिया के निज़ाम देखें, तो हम हमेशा कहते हैं कि ऑटोक्रेसी कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है, और अल्टीमेटली ज़्यादा फ़ायदा डेमोक्रेसी में होता है। लेकिन कौन सी डेमोक्रेसी? वो जो गवर्नमेंट्स आपस में लड़ती रही हैं, वो जो एक दूसरे की टांग खींचते रहे हैं, वो जिसमें हर वक्त हर कोई डरा हुआ है कि अभी मुझे वो निकाल देगा, वो डरा हुआ है मुझे वो निकाल देगा। तो ये भाई साहब आ गए, उन्होंने कहा सबसे तगड़ा मैं हूँ, मुझे किसने निकालना है, बस मैं हूँ, अब मुल्क मैंने चलाना है। अयूब खान अभी तक के जितने भी फौजियों की जो गवर्नमेंट रही है, उसमें अयूब खान इस सेट के वो थोड़ा सा मतलब ऐसा में लफ्ज भी इस्तेमाल करते हुए डर लगता है, काफी बाज़मीर आदमी था, काफी गैरत से भरपूर इंसान था। मतलब उसको एक टाइम पे काफी आगे जाके जब लगा कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा उसका दौरे हुकूमत, या नहीं पसंद आ रहा, तो वो उसने खुद ही से ये फैसला किया कि हाँ ठीक है, मुझे इन पे रूल नहीं करना चाहिए। मतलब उसको बुरा लगा जब किसी ने उसके बारे में बुरा कहा, उसको गाली दी या इस तरह से करके। तो बाद में आने वाले लोग जो है ना, वो ढीठ हो चुके थे। उन्होंने कहा ठीक है, लोग जो मर्जी कहते हैं, हमने तो उनका फायदा करना है। अयूब खान चार्ज लेते हैं। कैसे चार्ज लेते हैं? माशाल्लाह, पाकिस्तान का ऑफिशियल पहला मार्शल। वैसे तो सिकंदर और इस तरह के और मामला छोटे मोटे हुए थे, लेकिन एक प्रॉपर फौजी हुकूमत, प्रॉपर एक ऐसी हुकूमत जो देर तक चली और स्टेबल रही, वो सबसे पहले हमारे पास अयूब खान साहब का जमाना आता है। अंडर अयूब खान फर्स्ट मिलिट्री regime took एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल चार्ज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का चार्ज इन्होंने लिया, और इन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया, और 11 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के ऊपर हुकूमत की। आए मार्शाल्लाह के थ्रू थे, आए मिलिट्री कूप के थ्रू थे, लेकिन गए कंट्री वाइड प्रोटेस्ट की वजह से। मैंने कहा ना कि जब लोगों ने इनके खिलाफ आवाजें उठाना शुरू कर दी, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो है ना वो अब जाना चाहिए, क्योंकि फायदा कोई नहीं है, जिन लोगों के लिए अच्छा किया जा रहा है वही लोग डिजर्व नहीं करते। हुआ क्या? इकोनॉमी सबसे बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमी तो मरी पड़ी है, वो तो बेचारी कहीं सिसकियां ले रही है। सबसे पहले उस पर काम किया है, इकोनॉमी को रिवाइटलाइज किया। इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो 6% की एवरेज पे ले गए, जो बहुत ही नीचे जा चुके थे। एजेंडा ये था कि अब जल्दी जल्दी से रिजल्ट देना चाहिए, और ऐसे में उन्होंने कहा भाई आ जाओ, आओ खुल के इन्वेस्ट करो, पाकिस्तान तुम्हारा है, बिजनेस वालों आओ, हमें मुल्क चलाना है, खुल के इन्वेस्ट करो, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, कोई तुम्हें टैक्स की बात नहीं करेंगे, कोई टॉर्चर नहीं करेगा, आओ और बस लगाते चले जाओ, ये मुल्क तुम्हारा है, और बस खुल के खेलो। बिजनेस को और क्या चाहिए था? पीछे रेगुलेटेड नहीं थे, और अब एक ऐसा बंदा आ गया, उसने कहा सर पे मैं बैठा हूँ, मुल्क स्टेबल है, मुल्क कहीं नहीं जाता, मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मुल्क यहीं पे खड़ा हुआ है, तुम लोग खुल के खेलो, तुम इस वक्त मुल्क को चलाओ, इस वक्त मुल्क को स्टेबल करो, इस वक्त मुल्क को पैसे की जरूरत है, मुल्क को इंडस्ट्री की जरूरत है, मुल्क को ग्रोथ की जरूरत है। बिजनेसमैन फिर कहाँ पीछे हटता था? तो हुआ ये कि हंड्रेड्स ऑफ यूनिट स्टैब्लिश हो गए अक्रॉस कंट्री, और जो अमीर थे वो मजीद अमीर तरीन होते चले गए। किसी ने ध्यान नहीं किया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आउट हो रही है। और क्यों ध्यान देते? उस वक्त मकसद था पैसे का फ्लो, तो बस अमीर पैसा लगाता गया, 1 यूनिट से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, और चंद खानदानों ने मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस बहुत तेजी से अपने स्टैब्लिश कर लिए। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एक्सेप्शनली 8.51% और उससे ऊपर चली गई। पाकिस्तान ने अपना पहला ऑटोमोबाइल सीमेंट इंडस्ट्रीज का सेटअप वो कर दिया। गवर्नमेंट भी अब इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, गवर्नमेंट को भी चीजें मिली, सहूलत मिली, गवर्नमेंट ने डैम्स पे काम शुरू कर दिया।
मेनली तरबेला और मंगला डैम, और उसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम किया, नहरों पे काम किया, पावर स्टेशन पे काम किया। इवन पाकिस्तान में इतना ज्यादा बिजनेसेस को आपने प्रमोट किया और उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बेहतर हो गई कि अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करने के बारे में सोचना शुरू हो गई। यानी आप ये देखें कि एक मुल्क जो कि बड़ा बुरी तरह के हालात में था, जब फौजी आया तो एक बात पाकिस्तान को समझ आ गई कि फौजी हमारे लिए बड़ा अच्छा है, वो सर पे बैठा हुआ है, कोई उसको उतारने का सोच नहीं सकता। तो नीचे सारे डिपार्टमेंट्स काम करना शुरू हो गए, और ऐसे में जो बिजनेस था, बिजनेस को जब ओपन छूट मिली तो बिजनेस ने पूरे पाकिस्तान में रेल फेल कर दी, हर तरफ नहरें बह गई और जनाब चीजें बेहतर से बेहतर तरफ होती चली गई। एग्रीकल्चर ने ग्रो किया, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़ी हायर हो गई। अब आप सुनिएगा, आपको दुख होगा, 1969 के आसपास पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया की कंबाइंड एक्सपोर्ट से ज्यादा थी। ये मुल्क कहाँ खड़े हुए हैं आज? और हमें शुरू के 8-10 साल खराब गुजरने के बाद हमें एक टाइम बहुत अच्छे टाइम पे मिल गया था जहां पाकिस्तान ग्रो कर चुका था। पाकिस्तान दुनिया में एकदम से तेजी से आया था, और इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है बिजनेसमैन को एम्पावर करना। दूसरी बड़ी रीजन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ऊपर बॉस बैठा हुआ है, नीचे सबको पता है कि इसने हिलना नहीं है, ना हमें हिलने देना है। तसल्ली से काम करो, लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, 5 साल के, 10 साल के, 8 साल के, खेलो, खुल के खेलो। टैक्स कलेक्शन लो थी, टैक्स हॉलीडेज थी, लोगों को रिलैक्स किया हुआ था कि ठीक है यार, टैक्स छोड़ो, बाद में होगा, तुम लोग फिलहाल इस वक्त मुल्क में बिजनेस डेवलप करो। डिफरेंट स्कीम्स थी, बोनस वोचर्स वगैरह, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो कर रहे थे कि आप आओ, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपको इतना बोनस मिलेगा, इतना रिलैक्सेशन मिलेगी, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाओ, 10 साल तक आपसे कोई टैक्स नहीं पूछेगा। इस तरह की छोटी छोटी स्कीम, इंसेंटिव, ये सब देना शुरू कर दिए। टैक्स कंसेशन जो है वो काफी ज्यादा लेस डेवलप्ड एरियाज के ऊपर काम होना शुरू हो गया। फिर दूसरा काम मजे का क्या किया, इसने का बिजनेस तो फ्लरिश हो रहा है और मैं ऊपर सर पे बैठा हुआ हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज की छुट्टी करा दी, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया, पॉलिटिशियंस को बैन कर दिया, मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस पे करप्शन चार्जेस लगा दिए, मुख्तलिफ तरह के सिविल सर्वेंट्स को जो है वो जेलों में डलवा दिया। यानी कि सबको समझ आ गया डिक्टेटर सर पे आ गया है, ना खाएगा ना खाने देगा। और जनाब पूरा सबको जो है वो रेगुलेट करना शुरू कर दिया। आपकी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उनको डेवलप होने का चांस ही नहीं दिया, और पॉलिटिशियंस जो जो जरा सा भी लग रहा था कि गद्दार है, गलत है, उसने बेईमानी की, उनको उठा के जेलों में डाला, केसेस चलाने शुरू कर दिए। सब डर गए, उन्होंने कहा भाई अंकल बैठे हुए, इनके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। तो लोगों ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज खत्म कर दी। वो थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो कि सोच रहे थे कि कभी हम भी तो हुकूमत किया करते थे, वो भी डर के बैठ गए, और सबको समझ आ गया कि इस वक्त मुल्क पे एक ही चीज हुकूमत कर रही है, दैट इज डंडा। और डंडा जो है वो चल रहा था और सब के सब सीधे हुए थे। ये सारी सक्सेसेस जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स की वजह से अचीव हुई। अब ये एक अच्छी बात तो थी उस वक्त, लेकिन बाद में ये मसला हल नहीं हो सका। वो जो चंद हाथों में पैसा गया ना, वो फिर ज्यादा हाथों तक पहुंच नहीं सका, और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता टाइकून्स बनते चले गए। वो मसला आज तक है कि अमीर अमीर तरीन है और गरीब गरीब तरीन है, और बिजनेसेस इस हद तक टाइकून है कि वो पूरे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को लीड करना शुरू हो गए। However, परसेप्शन इनकम इनइक्वालिटी वगैरह की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई। लोगों को ये समझ आ गई कि 22 के करीब फैमिलीज हैं जो कि जिनका पेट भरने के लिए पूरा मुल्क चल रहा है। पूरे मुल्क का सारा पैसा 22 खानदानों के हाथ में इकट्ठा हो रहा है। अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, जिसकी वजह से ना आम अवाम लेवल पे बगावत शुरू हो गई। अवाम को लगा कि नहीं, ये तो डिक्टेटरशिप ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि उस अवाम को डेवलपमेंट मिली थी, डैम्स मिले थे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिले थे, लेकिन अवाम तो अवाम है, अवाम परेशान हो गई। उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है। बिजनेसेस जो है वो जो है ग्रो तो कर रहे थे, बट एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने बिजनेसेस से भी आवाजार होना शुरू हो गया। जो भी बिजनेस ज्यादा बढ़ने की कोशिश करता तो लोग कहते हैं लो जी क्या मतलब, ये बिजनेस सारा कुछ खा जाएंगे, हम गरीब अवाम, हमारा क्या कसूर है। तो ऐसे में ना मुल्क में गुर्बत, अमारत और ये सारे मसले ना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। चीजें आगे बढ़ती हैं, ईस्ट पाकिस्तान के मसले भी बीच में आना शुरू हो गए। उनको लग रहा था कि पावर गेम में हमें कोई शामिल नहीं कर रहा, और बिजनेस एनवायरनमेंट ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है और वेस्ट पाकिस्तान और इनके आपस में, वहां के लोग यहाँ बिजनेस, यहाँ के लोग वहां बिजनेस कर रहे हैं, तो इनको आपस में एक दूसरे से उलझन आना शुरू हो गई। ईस्ट पाकिस्तान वालों ने कहा जी वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग हमारे यहाँ आके बिजनेस कर रहे हैं, हमें ग्रो करना चाहिए। उनका बिजनेसमैन यहाँ आ गया और उनको लगा कि हमारा बिजनेसमैन वहां चला गया। तो हुआ ये कि
अदावतें बढ़ती गई, कदूरतें बढ़ती गई, वो हम सफर था मगर हम नवाई ना थी, वो वाली कहानी शुरू हो गई। अगेन ये गजल भी सकूत ढाका के ऊपर ही है, ये तो मतलब गाना वगैरह बाद में आया था, लेकिन ये है ना, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई ना थी। पिछले दिनों मैंने सकूत ढाका पे ये वहां पे लिखा, तो एक बच्चा बीच में कमेंट में कह रहा, सर लगता है आपको गानों का बड़ा शौक है। तो मैंने कहा यार ये पता नहीं ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। तो सकूत ढाका के ऊपर ये गजल थी कि वो हम सफर था उससे हम नवाई ना थी, और वो बिछड़ते वक्त ये थे, और गजल थी आंखों में और कानों में, और जो भी व्हाट्सएवर। तो हुआ ये कि ये सारे आपस में दूरियां बढ़ती चली गई। इंडिया को समझ आ गई थी कि पाकिस्तान में ये डिस्टरबेंस चल रही है, उसने थोड़ा थोड़ा सा रखने डालने शुरू कर दिए। इस टोटल टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से जो बाकी सारे चीजें होने के बाद जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, या गवर्नमेंट के जो एस्टेब्लिशमेंट वगैरह और उस तरह के खर्चे हैं, उसमें एक नोटेबल जो मेन बड़ा खर्चा था वो ये था कि उन्होंने इस्लामाबाद को न्यू कैपिटल बना दिया और कराची से चीजें शिफ्ट कर दी, जिसकी वजह से कराची वाले भी महरूमी की तरफ आ गए। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ऑलरेडी तनाजा चल रहा था, तो मुल्क में एक तकरीबन बगावत शुरू हो गई। सब लोगों को लगा कि इस फौजी ने मुल्क को 2-3 टुकड़े कर दिए, और इस वक्त जो है ना, हालांकि उस फौजी ने मुल्क को काफी स्टेबल भी किया था, लेकिन लोग अच्छाई थोड़ी याद रखते हैं। जैसे मुशर्रफ का एरा बड़ा आइडियल गुजरा, लेकिन आखिरी 2-3 साल की वजह से उसके सारे एरा के ऊपर लोगों ने बहुत सारी बातें करना शुरू कर दी। हियर कम्स द भुट्टो। कहीं ना कहीं मुल्क में गरीब और अमीर का जो मसला चल पड़ा था ना, ये समझ आ रहा था, ज्यादातर लोगों को समझ आ रहा था कि ये अजीबोगरीब सा मामला हो गया। भुट्टो भाई उठे, रोटी कपड़ा और मकान की आवाज लगाई, आम आदमी को रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा। लोगों ने कहा ये वाहिद आदमी है जिसने पहली दफा आम इंसान की बात की है, वरना लोग बिजनेस की बात करते हैं, फौज की बात करते हैं, फलाना की बात करते हैं। तो देर इज समवन जिसने सोशलिस्ट मूवमेंट चलाई, जिसने अवाम की फ्रीडम की बात की, अवाम को राइट देने की बात की, लोग तो फैन होते चले गए। आप अभी तक देखेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में सबसे ज्यादा जो फेमस पॉलिटिशियन टोटल कभी गुजरा है, दैट इज भुट्टो। कि भुट्टो की वजह से अभी तक पूरी पीपल्स पार्टी भुट्टो के जमाने की शोहरत का अभी तक खा रही है। भुट्टो साहब आए, भुट्टो ने फॉल ऑफ ढाका के बाद चार्ज लिया, और अगेन मतलब ये जब तक रहे चीजें चलाते रहे, लेकिन जिया भाई साहब ने जो है मिलिट्री कूप करके इनसे हुकूमत छीन ली। तो ये आए और गए, मतलब इसमें सारा कुछ है। अब पीछे हमारा एरा गुजर गया अयूब खान का। किताब ने थोड़ा सा सेंसर कर दिया बीच में, एक खतरनाक आदमी और यहिया खान और उस तरह का भी एक एपिसोड चला था, जो कि गन पॉइंट पे हुकूमत ली और उसके बाद बड़ा अजीबो गरीब तरीके से और मुल्क को 1-1.5 साल में अच्छा खासा सत्यानाश भी फेर दिया। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर बात नहीं करूंगा, ना अपने स्कूल ऑफ थॉट आपसे शेयर करूंगा, मैं वो बताऊंगा जो हमारी किताब ने हमसे जिक्र किया। भुट्टो ने एडवांटेज लिया इस एंगर का, जो कि अयूब की इकोनॉमिक पॉलिसीज के अगेंस्ट बन चुका था। पूरे मुल्क में जो लोगों को नफरत थी कि यार ये क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इसने क्या किया है, बड़ों को मजीद बड़ा कर दिया, अमीर को अमीर बना दिया, गरीब को गरीब बना दिया है। इसने प्रॉमिस किया कि मैं रिस्टोर करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मैं आप लोगों को आपका हक दिलाऊंगा, मैं इस्लामिक सोशलिज्म लेके आऊंगा, यहाँ पे इस्लाम का बोलबाला भी होगा और तमाम लोगों को नजरियाती फलाना फलाना तरह की आजादी होगी। भुट्टो की जो पॉलिसीज हैं, उसने क्या किया, उसने कहा देखो अवाम आप लोग हो, आपका मुल्क है, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, बिजनेस को बेनिफिट नहीं जाना चाहिए। भुट्टो साहब ने आते साथ ही जो उनको उस वक्त समझ आई वो ये किया कि उन्होंने इदारों को नेशनलाइज कर दिया। यानी कि बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन पे जबरदस्ती हमला करके कानून से साबित कर दिया कि जी गवर्नमेंट हैज द राइट कि वो आपको पूरा टेकअप कर सकती है, जाओ भाग जाओ, अब ये इदारा गवर्नमेंट का, ये तुम्हारा इदारा नहीं है। बिजनेस सबका परेशान हो गया, उन्होंने कहा यार ये अब जाहिर है 22 खानदानों की मुल्क में तेज हुकूमत रही है, सबने अपने अपने बिजनेस एम्पायर खड़े कर लिए हैं, और ऐसे में आम आवाम के लिए कुछ नहीं है, गवर्नमेंट गरीब है और बिजनेसमैन अमीर है। तो भुट्टो ने कहा नहीं, हम गवर्नमेंट को अमीर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तमाम बिजनेसेस पे हमला कर दिया, बिजनेसेस को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया, इदारों को जो है वो हुक्म दे दिया कि आपने जो है वो ज्यादा लोगों को वो नहीं करना, ज्यादा बेनिफिट्स नहीं लेने देना, ज्यादा आगे नहीं जाने देना। तो ये जो नेशनलाइज करने वाली पॉलिसी थी, जिसमें इंडस्ट्रीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन, इसने मॉडर्नाइजेशन की तरफ सफर कम कर दिया। चीजें मॉडर्नाइजेशन की तरफ चीजें जा रही थी, ओपन इकोनॉमी थी, खुल के बिजनेस चल रहा था। तो हुआ ये कि बिजनेस डर गया, बिजनेस को डरा दिया गया, और वो जो ग्रोथ पाकिस्तान की चल पड़ी थी अयूब वाले एरा में, वो तकरीबन तबाह हो गई।
आम आदमी को ये तो लगा कि हमारा मसीहा आ गया, लेकिन तकरीबन वो ऐसा ही मसीहा था जिस तरह का मसीहा आजकल भी हमारे पास मौजूद है, कि हमें लग रहा है कि वो हमारे लिए बड़ा अच्छा सोच रहे हैं और बड़ा पेन रख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क का सत्यानाश फिर दिया है। तो उस तरह से, सॉरी मैंने बात की थी, मैं अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बीच में नहीं लेके आऊंगा। खैर, तो मॉडर्नाइजेशन फारिग हो गई, ऑयल प्राइस जो है वो फ्लड्स और एक्सटर्नल असिस्टेंट वगैरह जब आपकी खत्म हो गई, जब आप, वही बात है कि मुल्क इतने अरसे मिलिट्री के इन्फ्लुएंस में रहा और उसके बाद अजीबोगरीब तरीके से ग्रो कर रहा है, तो आपको बाहर से मिलने वाली इमदाद भी कम हो गई। ओवरऑल जो है वो फ्लड्स वगैरह काफी ज्यादा है, ऑयल की प्राइसेस वगैरह का मामला बना, ग्रोथ जो है वो 3.7% पे गिर गई, जो कि 1960 में 6% के आसपास होती थी, वो बेचारी नीचे आ गई। जो अच्छा भला चलना शुरू हुआ था सिस्टम, वो खराब हो गया। इनकम इनइक्वालिटीज जो कि बेहतर करने का वादा किया था अंकल ने, रोज मोर व्हाइल इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड। हुआ ये कि ये समझा ही नहीं कि भाई इकोनॉमिक्स भी कोई चीज है, ये समझा ही नहीं कि सिर्फ नेशनलाइज करना जरूरी नहीं है, ये समझा ही नहीं कि बिजनेसमैन को डरा देंगे तो फिर आप मुल्क आपसे भी नहीं चलना। बिजनेसमैन डर गया, उन्होंने काम छोड़ दिया, जब काम छोड़ दिया मुल्क में इनकम का फ्लो रुक गया, इनकम का फ्लो रुका तो वो जो इनकम इनइक्वालिटी जिसका नारा लगा के आए थे कि जी ये हमने खत्म करना है, वो मजीद बढ़ गई और इन्फ्लेशन ऐसी हुई कि इन्फ्लेशन को काबू करना ही बड़ा मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से जो गरीब है वो बेचारा मजीद मुतासर होना शुरू हो गया। इकोनॉमिक पॉलिसीज एम कंट्रोल जो है वो लीडिंग एंटरप्राइज का इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, यानी हमने ये कहा कि अब आपका जो मेन कंट्रोल था, मेन मैकेनिज्म था, जो पॉलिसी थी वो ये थी कि स्टेट पावरफुल होनी चाहिए। मतलब ये मुतासर था कि ठीक है, बाहर के मुल्कों में यूके वगैरह में देखें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट चलाती है। बट अगेन वो बड़े पहले अरसे से आहिस्ता आहिस्ता वहां पे गए, एकदम से रातों रात नहीं हो जाएगा कि आप गवर्नमेंट को अचानक से पावरफुल कर दें। आपको उन बिजनेसमैन को जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया उनको साथ लेके चलना है, बट उनको साथ लेके नहीं चला गया। लेबर रिफॉर्म्स आई हैं, लेबर को लगा कि हाँ भाई उनके पास अब ज्यादा राइट्स आ गए हैं, उसने फ्यूडल सिस्टम को अल्टर करने की कोशिश की और एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स वगैरह की, डिफरेंट तरह के एरियाज पे डिफरेंट तरह की बात की, बैलेंस ऑफ पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। इस दौरान जो एग्रीकल्चर है उसकी इंप्रूवमेंट थोड़ी सी नजर आई और उससे वही बात है कि आम आदमी के ऊपर बात जब बात आई तो आम आदमी को बेनिफिट मिलना शुरू हो गए और चीजें थोड़ी सी फ्लरिश करना शुरू हो गई। बैंकिंग सेक्टर भी जो कि पहले सिर्फ शहरों में ऑपरेट करता था, सिलेक्टेड जगह पे ऑपरेट करता था, जब उन्हें नजर आया कि आम आवाम के पास पैसा आ रहा है या आम आवाम इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने भी अपने पैरामीटर्स बढ़ाए। बिजनेसेस को उस वक्त समझ आई कि इस वक्त ना आम आदमी की बहुत ज्यादा बात हो रही है। जब आम आदमी की बात हो रही है तो अगर आप अचानक से उठ के गवर्नमेंट को कहेंगे मैं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बनने लगा हूं, कहेंगे आज जो तुम्हें तो हम सबसे पहले पकड़े। लेकिन अगर आप आवाज लगाएं कि मैं सबसे सस्ता आटा सप्लाई करूंगा तो गवर्नमेंट खुश हो जाएगी, गवर्नमेंट कहेगी आज यार तुम्हें टैक्स छोड़ देते हैं, तुमने सस्ते आटे की बात कर दी है। तो फिर उस वक्त के बिजनेसेस के लिए ये सोचना बड़ा जरूरी था कि अब उनकी क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उनका क्या एम होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। तो वो बिजनेस जिसने आम आदमी वाली प्रोडक्ट्स दी उन्होंने बहुत ज्यादा फ्लरिश किया। वो ऐसी प्रोडक्ट जो मैस पब्लिक की थी, ऐसी प्रोडक्ट जो सस्ती थी, ऐसी प्रोडक्ट जो लोगों में ज्यादा वो थी, तो ऐसे में आपने अपनी पावर को छुपाना शुरू कर दिया। बिजनेसेस जो ज्यादा पावरफुल होने लगे थे उन्होंने अपनी पावर गेम को थोड़ा सा पीछे किया और अवामी नुमाइंदे बन के सामने आने की कोशिश की और दिखाया कि हाँ भाई हम तो आप लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो ऐसे में फिर भुट्टो जो है ही वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिसीज जो लार्जली बेनिफिट करते हैं पुअर को और वर्किंग क्लास को, ताकि पॉवर्टी लेवल्स कम हो। तो ऐसे में जो फोकस है, बिजनेसेस ने अपना फोकस थोड़ा सा चेंज किया और अगेन वही बात है कि उन्होंने चीजों को देखना शुरू किया। नेशनलाइजेशन से जो कैपिटल है वो तो चला गया मुल्क से बाहर, लोगों ने अपना पैसा उठाया और पूरा का पूरा निजाम उठा के बाहर शिफ्ट कर दिया। कोई सिंगापुर चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई मलेशिया चला गया। आज भी बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस में पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इन है और ये उस वक्त के पाकिस्तानी है जो उस एरा में निकल गए थे जब पाकिस्तान में भुट्टो जो है वो सब सारे बिजनेसेस को डरा रहा था। अवाम का नुमाइंदा तो बन गया, अवाम को उसने हुकूक दिलाने की बात तो की, अवाम को एम्पावर तो किया, बट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो एक चीज जो मैंने खुद भी समझी है वो ये है कि बिजनेस का होना जरूरी है। आप बिजनेस से बिल्कुल बगावत भी नहीं कर सकते, बिजनेस को बिल्कुल खुदे लाइन भी नहीं लगा सकते और ना ही बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे आने दें। बिजनेस को एक रीजनेबल लेवल पे ग्रो करते रहना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिजनेस की थोड़ी बहुत चीजों को समझे। बिजनेस ग्रो करेगा, वेल्थ ग्रो करेगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, मुल्क में चीजें बेहतर होगी, अल्टीमेटली बिजनेस का बड़ा ताल्लुक है एक मुल्क की डेवलपमेंट में।
तो बिजनेस को रोकना नहीं चाहिए, इतना नहीं रोकना चाहिए, थोड़ा सा रेगुलेट करे, ओवर होने से रोके, मोनोपलीज बनाने से रोके, क्वालिटी कंट्रोल्स के ऊपर डिपार्टमेंट बनाएं, लेकिन बिजनेस को इतना ऑफेंड ना कर दें कि वो घबरा के मुल्क छोड़ना शुरू कर दें, घबरा के अपनी इन्वेस्टमेंट रोक लें या वो परेशान हो जाए। तो ये थोड़ा सा ये सारी चीजें। फर्दर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो डिस्करेज हो गई, लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। जब बड़ा इन्वेस्टर साइड पे हुआ तो क्या हुआ, गरीब इन्वेस्टर आ गया, कॉटेज इंडस्ट्री आ गई, छोटे छोटे मकानों में 2 मरले 3 मरले के मकान में एक छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा सेटअप, छोटे से ये। तो उस जमाने में छोटे छोटे से बहुत सारे यूनिट बने। वही वाली बात है कि बड़े हाथों से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। तो ऑब्जेक्टिव्स तो मजे के थे, लेकिन लॉन्गर रन में कुछ नुकसान भी थे। इससे कॉटेज इंडस्ट्री ने कैप्चर कर ली वो स्पेस जो लार्ज इंडस्ट्री से मिली थी। और ऐसे में जो सोशलिस्ट रेजिम में, ये लेफ्ट रेजिम कहलाती है, राइट वाले होते हैं थोड़ा सख्त, लेफ्ट मतलब दो एक्सट्रीम है ना, एक लेफ्ट है जो कि बहुत ज्यादा आजाद, एक राइट है जो कि बहुत ज्यादा रिजिड। तो इस वक्त जरा आजादी थोड़ी सी जरा ज्यादा नजर आ रही थी, तो फोकस कर दी लोगों ने एफर्ट्स ऑन द अपॉर्चुनिटीज जो कि अर्बन से मैसेज की तरफ आई है, यानी कि चंद जगह से जो पूरे पाकिस्तान की तरफ चली गई। तो लोगों ने फिर पॉपुलेशन पे काम किया, बिजनेसेस में ने देखा कि यहाँ पे मैसेज पे और पब्लिक पे काम करेंगे तो हमें फायदा होगा। तो ऐसे में उस जमाने के जो बिजनेसेस हैं वो तभी फायदे में रहे जब उन्होंने देखा। अब आप देख रहे हैं कि बिजनेस के लिए कितना जरूरी है, ये देखिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, मुल्क में चल क्या रहा है, किस किस्म का दौर हुकूमत है, उनकी क्या सोच है। और जब वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे उस सोच के साथ, थोड़ा सा रेजिस्ट करें, थोड़ा सा लॉबी करें, थोड़ा सा प्रेशर ग्रुप क्रिएट करें, लेकिन ये देखें कि उनकी सोच क्या है, ये देखें कि उनका क्या स्कूल ऑफ थॉट है। और अगर अपने आप को वैसे अलाइन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे वो पॉलिटिकल पार्टी मुल्क में हुकूमत करती रहेगी, वैसे वैसे आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा। 80s, जिया मिलिट्री गवर्नमेंट जो कि आई, और मरने के बाद ही वो मुल्क से रुखसत हुए, अदरवाइज उन्होंने मुल्क को जो है वो नहीं छोड़ा और उन्होंने मुल्क पे तकरीबन कब्जा किया हुआ था। जिया का थोड़ा सा एक डिफरेंट वो था, फौजी होने के साथ साथ ना वो रिलीजियसली भी काफी ज्यादा वो था, अटैच था। ये वो रिलीजन को भी जरा प्रोमोट करना चाहता था। जब उसे लगा कि वो पावर में है तो उसने ये सोचा कि मेरे पावर में होने का क्या फायदा अगर मैं इस्लाम का बोलबाला ना कर सकूं, गलबा ना कर सकूं। तो इस दौर में एक चीज जो बाकी किसी और दौर में इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, वो ये है कि इसका रिलीजियन के साथ ताल्लुक या इसका रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रमोट करना, जिसकी वजह से बहुत सारी मतलब जब रिलीजियस पार्टीज को इसने एम्पावर किया तो ऑटोमेटिकली उसमें से कुछ नेगेटिव आंसर भी निकलना शुरू हो गए, कुछ पॉजिटिव तो थे ही थे। तो ऐसे में ये जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी और इस्लाम के नाम पे जो इस तरह की या जहाद और ये वाला कल्चर, और इसमें काफी हद तक ज़िया वाले दौर की आइडियोलॉजी बीच में शामिल। मुझे लगता है इनके हाथ ना एक रिसाला लग गया, उस रिसाले में जो जो नजर आया, जो जो एक मतलब शायद किसी का आर्टिकल लिखा हुआ होगा, उन्होंने पूरा का पूरा उठा के छापा मार दिया, ये बगैर सोचे कि हम बिजनेस पढ़ रहे थे। मैं जबरदस्ती बीच बीच में से बिजनेस को लेके आ रहा हूँ। मैंने नोट्स बनाते हुए खास ख्याल रखा है कि जितना उन्होंने इग्नोर किया बिजनेस को, मैं बीच में कहीं ना कहीं बिजनेस को थोड़ा सा अहमियत दूं। तो मैं अभी भी बार बार बिजनेस का तस्करा कर रहा हूँ कि आप लोग ये मत समझे कि मैं आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं अलग अलग दौर में बिजनेसेस की स्ट्रेटेजीज आपको बता रहा हूँ। लें जी, भुट्टो की गवर्नमेंट को मिलिट्री ने उड़ा के साइड पे कर दिया, और ऐसा उड़ा के साइड पे किया कि उसके ऊपर जो डिफरेंट इल्जाम थे उसके तहत उसको जेल में भी रखा गया, और इतना ज्यादा सियासतदान कामयाब, इतना ज्यादा फेमस बंदा, उसको फांसी भी दे दी गई इस जुर्म पे कि एक मजदूर कत्ल हुआ था या कुछ लोगों का कत्ल हुआ था जिसमें कहीं ना कहीं एक डाउट था कि इसके ऑर्डर्स मौजूद है। तो बेसिकली वही बात है कि उरूज और जवाल की कहानियां बड़ी अजीब सी हैं पाकिस्तान में। यानी एक टाइम ऐसा आता है कि वो पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर बंदा है, और एक टाइम ऐसा है कि खामोशी से उसको पीछे ही बैकएंड से फांसी दे दी जाती है, और को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि मुल्क में बिल्कुल दंगे फसाद हो जाए या मुल्क बिल्कुल ही डिस्टेबल हो जाए। ये ये ऐसा मुल्क है, ये जो है ना, मतलब यहाँ सब चलता है। भुट्टो गवर्नमेंट अलग हुई, गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो राइट विंग मिलिट्री लीडर ने, राइट राइट वाले रिजिड वाले, लेफ्ट वाले सोशल, थोड़ा सा अवाम समाज फलाना। जनरल जियाउल हक ने जो है वो चार्ज संभाल लिया। पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटी जो है वो फिर से बैन कर दी गई, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को वो कर दिया गया। उसने सोचा ठीक है जी, अयूब खान का दौर में ऐसा हुआ था, मैं भी ऐसा करता हूँ, ये मजेदार काम होता होगा।
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो रिलीजियन, सेंट्रलाइजेशन और पर्सनल कंट्रोल ओवर स्टेट अफेयर्स पे आ गई, यानी कि डिक्टेटरशिप पे चली गई कि ठीक है जी, मुझे समझना चाहिए, मुझे इदारों को कंट्रोल करना चाहिए, मैं देखूंगा कि चीजें किस तरह से चल रही हैं और क्या हो रहा है। ये थर्ड और लॉन्गेस्ट रूल था मिलिट्री डिक्टेटर का पाकिस्तान के अंदर। 11 साल ये टाइम गुजरा और इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर चीजें वो हुई। जिया ने जो है ओवरऑल काफी ज्यादा फायदा उठाया। अब इस दौर में सोवियत यूनियन, अफगानिस्तान और वो बहुत सारे मसले बैक एंड पे, दुनिया में तो बहुत सारी जंगें चल रही थी। लोगों को रशिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर हुआ करता था, अमेरिका को उससे बहुत सारे मसले थे, अमेरिका को उसको तोड़ना था, बीच में अफगानिस्तान को इन्वॉल्व करना था, जहादी लेके आने थे। अफगानिस्तान थोड़ा सा रिलीजियस बहुत ज्यादा फैनेटिक मुल्क था, पाकिस्तान उतना नहीं था, बट जिया मौजूद था। तो कहीं ना कहीं इसने उस सारे प्रोसेस में दुनिया को सपोर्ट करने की कोशिश की और इन सारी चीजों के ऊपर भी खर्चा किया, और कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर से खुद ही से लोकल छोटे छोटे से दहशतगर्द क्रिएट करना शुरू कर दिए, जो कि उस टाइम पे तो इस्लाम के नाम पे थे। लेकिन जब मकसद पूरा हो गया और उनको कहा जी अब इस्लाम का नाम खत्म, तो उन लोगों ने कहा भाई क्या, हम तो इस्लाम के नाम पे आए थे, हमारा मकसद सिर्फ रशिया तोड़ना नहीं था, हमने तो इस्लाम का बोलबाला करना है। फिर वो उसके बाद से काबू नहीं हो सके और वो अभी तक काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस रही। मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस यूएस से पाकिस्तान की तरफ आती चली गई, रिश्वतें। यूएस ने कहा जी हम आपकी मदद करेंगे, बस आप रशिया को उड़ा दें। इन्होंने जनाब इस्लामी लश्कर वहां पे भेजे, रशिया के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया और प्रॉपर इवन एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जो तकरीबन आधी दुनिया को पता है कि इस सब के पीछे पाकिस्तान का रोल था, रशिया के टूटने में और वो सारा कुछ। लेकिन इसको अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा क्लेम नहीं करते थे। हल्का सा मुशर्रफ ने एक दफा तस्करा किया था कि ठीक है जी, आपको अपने टाइम पे वो लोग दहशत वो लगते थे, रेफ्यूजीज लगते थे, अपने सॉरी अपने टाइम पे आपको वो लोग जहादी लगते थे, आपको अपने टाइम पे वो लोग फाइटर्स लगते थे, और अब जब वो किसी और तरह से बात कर रहे हैं तो आपको दहशतगर्द लगना शुरू हो गए। लेकिन ऐसे में इमरान खान साहब ने बड़ा ठोक बजा के ये जो रिसेंट एक बड़ी मशहूर तकरीर उन्होंने की थी, तो उसमें उन्होंने खुल के बोला कि हाँ भाई, जब आपने जब मुल्कों को तोड़ना होता है आप हमें बुलाते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, और वो लोग जब आपका मकसद पूरा हो जाता है तो आप उठा के कह देते हैं ये दहशत गर्द है और आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं। तो इमरान खान मतलब जरूरत से ज्यादा खुल के बोलता है, तो इसने बहुत खुल के ये चीज का एतराफ किया कि इट वॉज पाकिस्तान जो कि इस सारे प्रोसेस के पीछे था। इतना खुलम खुला आज तक किसी ने एतराफ नहीं किया था। लॉन्ग टर्म कॉस्ट जो है वो ओवरऑल कंट्री को अफेक्ट कर रही थी एडवर्स मैनर में। लॉन्ग टर्म कॉस्ट से मुराद लॉन्ग टर्म खर्चे नहीं है, जो ये सारी हरकतें हो रही हैं इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पाकिस्तान में आने थे, जो कि खासतौर पे जरदारी ईरा या मुशर्रफ के ईरा के एंड के करीब और जरदारी के ईरा में जो दहशतगर्दी की एक बड़ी खतरनाक सी वेव थी, दैट वाज आउटकम ऑफ वो जो उस वक्त की जमातें बनी थी, वो जो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने अपने आप को एम्पावर किया था। इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई, जीडीपी 6.6% पे ग्रो कर गया, एग्रीकल्चर ने थोड़ा सा ग्रो किया, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो है वो मजीद बढ़ते चले गए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारे थोड़े से कम हो गए। डोमेस्टिक बोर्विंग जो है उन्होंने मतलब कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की कि चीजें आए बेहतर हों पाकिस्तान की, लेकिन कहीं से भी हमें राह नहीं नजर आ रही थी। तो ये वाला दौर जो है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह सका। इस दौर ने लॉन्ग टर्म मसले ज्यादा क्रिएट कर दिए, शॉर्ट टर्म में थोड़े से इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर की, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुल्क तकरीबन काफी खराबी की तरफ धकेल दिया। आगे चलते हैं। एक बात है, पाकिस्तान ने ग्रोथ प्रॉपर की फौजी इरा में ही है, उसके अलावा कभी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं की। 80s जिया मिलिट्री गवर्नमेंट जो कि आई और मरने के बाद ही वो मुल्क से रुखसत हुए, अदरवाइज उन्होंने मुल्क को जो है वो नहीं छोड़ा और उन्होंने मुल्क पे तकरीबन कब्जा किया हुआ था। जिया का थोड़ा सा एक डिफरेंट वो था, फौजी होने के साथ साथ ना वो रिलीजियसली भी काफी ज्यादा वो था, अटैच था। ये वो रिलीजन को भी जरा प्रोमोट करना चाहता था। जब उसे लगा कि वो पावर में है, तो उसने ये सोचा कि मेरे पावर में होने का क्या फायदा अगर मैं इस्लाम का बोलबाला ना कर सकूं, गलबा ना कर सकूं। तो इस दौर में एक चीज जो बाकी किसी और दौर में इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, वो ये है कि इसका रिलीजियन के साथ ताल्लुक या इसका रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रमोट करना, जिसकी वजह से बहुत सारी
मतलब जब रिलीजियस पार्टीज को इसने एम्पावर किया तो ऑटोमेटिकली उसमें से कुछ नेगेटिव आंसर भी निकलना शुरू हो गए, कुछ पॉजिटिव तो थे ही थे। तो ऐसे में ये जो इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी और इस्लाम के नाम पे जो इस तरह की या जहाद और ये वाला कल्चर, और इसमें काफी हद तक ज़िया वाले दौर की आइडियोलॉजी बीच में शामिल, मुझे लगता है इनके हाथ ना एक रिसाला लग गया। उस रिसाले में जो जो नजर आया, जो जो एक मतलब शायद किसी का आर्टिकल लिखा हुआ होगा, उन्होंने पूरा का पूरा उठा के छापा मार दिया, ये बगैर सोचे कि हम बिजनेस पढ़ रहे थे। मैं जबरदस्ती बीच बीच में से बिजनेस को लेके आ रहा हूँ। मैंने नोट्स बनाते हुए खास ख्याल रखा है कि जितना उन्होंने इग्नोर किया बिजनेस को, मैं बीच में कहीं ना कहीं बिजनेस को थोड़ा सा अहमियत दूं। तो मैं अभी भी बार बार बिजनेस का तस्करा कर रहा हूँ कि आप लोग ये मत समझे कि मैं आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं अलग अलग दौर में बिजनेसेस की स्ट्रेटेजीज आपको बता रहा हूँ। लें जी, भुट्टो की गवर्नमेंट को मिलिट्री ने उड़ा के साइड पे कर दिया, और ऐसा उड़ा के साइड पे किया कि उसके ऊपर जो डिफरेंट इल्जाम थे उसके तहत उसको जेल में भी रखा गया, और इतना ज्यादा सियासतदान कामयाब, इतना ज्यादा फेमस बंदा, उसको फांसी भी दे दी गई इस जुर्म पे कि एक मजदूर कत्ल हुआ था या कुछ लोगों का कत्ल हुआ था जिसमें कहीं ना कहीं एक डाउट था कि इसके ऑर्डर्स मौजूद है। तो बेसिकली वही बात है कि उरूज और जवाल की कहानियां बड़ी अजीब सी हैं पाकिस्तान में। यानी एक टाइम ऐसा आता है कि वो पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर बंदा है, और एक टाइम ऐसा है कि खामोशी से उसको पीछे ही बैकएंड से फांसी दे दी जाती है, और को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि मुल्क में बिल्कुल दंगे फसाद हो जाए या मुल्क बिल्कुल ही डिस्टेबल हो जाए। ये ये ऐसा मुल्क है, ये जो है ना, मतलब यहाँ सब चलता है। भुट्टो गवर्नमेंट अलग हुई, गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो राइट विंग मिलिट्री लीडर ने, राइट राइट वाले, रिजिड वाले, लेफ्ट वाले सोशल, थोड़ा सा अवाम समाज फलाना, जनरल जियाउल हक ने जो है वो चार्ज संभाल लिया। पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटी जो है वो फिर से बैन कर दी गई, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को वो कर दिया गया। उसने सोचा ठीक है जी, अयूब खान का दौर में ऐसा हुआ था, मैं भी ऐसा करता हूँ, ये मजेदार काम होता होगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो रिलीजियन, सेंट्रलाइजेशन और पर्सनल कंट्रोल ओवर स्टेट अफेयर्स पे आ गई, यानी कि डिक्टेटरशिप पे चली गई कि ठीक है जी, मुझे समझना चाहिए, मुझे इदारों को कंट्रोल करना चाहिए, मैं देखूंगा कि चीजें किस तरह से चल रही हैं और क्या हो रहा है। ये थर्ड और लॉन्गेस्ट रूल था मिलिट्री डिक्टेटर का पाकिस्तान के अंदर। 11 साल ये टाइम गुजरा, और इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर चीजें वो हुई। जिया ने जो है ओवरऑल काफी ज्यादा फायदा उठाया। अब इस दौर में सोवियत यूनियन, अफगानिस्तान और वो बहुत सारे मसले बैक एंड पे, दुनिया में तो बहुत सारी जंगें चल रही थी। लोगों को रशिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर हुआ करता था, अमेरिका को उससे बहुत सारे मसले थे, अमेरिका को उसको तोड़ना था, बीच में अफगानिस्तान को इन्वॉल्व करना था, जहादी लेके आने थे। अफगानिस्तान थोड़ा सा रिलीजियस बहुत ज्यादा फैनेटिक मुल्क था, पाकिस्तान उतना नहीं था, बट जिया मौजूद था। तो कहीं ना कहीं इसने उस सारे प्रोसेस में दुनिया को सपोर्ट करने की कोशिश की, और इन सारी चीजों के ऊपर भी खर्चा किया, और कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर से खुद ही से लोकल छोटे छोटे से दहशतगर्द क्रिएट करना शुरू कर दिए, जो कि उस टाइम पे तो इस्लाम के नाम पे थे। लेकिन जब मकसद पूरा हो गया और उनको कहा जी अब इस्लाम का नाम खत्म, तो उन लोगों ने कहा भाई क्या, हम तो इस्लाम के नाम पे आए थे, हमारा मकसद सिर्फ रशिया तोड़ना नहीं था, हमने तो इस्लाम का बोलबाला करना है। फिर वो उसके बाद से काबू नहीं हो सके, और वो अभी तक काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस रही। मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस यूएस से पाकिस्तान की तरफ आती चली गई, रिश्वतें। यूएस ने कहा जी हम आपकी मदद करेंगे, बस आप रशिया को उड़ा दें। इन्होंने जनाब इस्लामी लश्कर वहां पे भेजे, रशिया के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया, और प्रॉपर इवन एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जो तकरीबन आधी दुनिया को पता है कि इस सब के पीछे पाकिस्तान का रोल था, रशिया के टूटने में और वो सारा कुछ। लेकिन इसको अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा क्लेम नहीं करते थे। हल्का सा मुशर्रफ ने एक दफा तस्करा किया था कि ठीक है जी, आपको अपने टाइम पे वो लोग दहशत वो लगते थे, रेफ्यूजीज लगते थे, अपने सॉरी अपने टाइम पे आपको वो लोग जहादी लगते थे, आपको अपने टाइम पे वो लोग फाइटर्स लगते थे, और अब जब वो किसी और तरह से बात कर रहे हैं तो आपको दहशतगर्द लगना शुरू हो गए। लेकिन ऐसे में इमरान खान साहब ने बड़ा ठोक बजा के ये जो रिसेंट एक बड़ी मशहूर तकरीर उन्होंने की थी, तो उसमें उन्होंने खुल के बोला कि हाँ भाई, जब आपने जब मुल्कों को तोड़ना होता है आप हमें बुलाते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, और वो लोग जब आपका मकसद पूरा हो जाता है तो आप उठा के कह देते हैं ये दहशत गर्द है, और आप हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं। तो इमरान खान मतलब जरूरत से ज्यादा खुल के बोलता है, तो इसने बहुत खुल के ये चीज का एतराफ किया कि इट वॉज पाकिस्तान जो कि इस सारे प्रोसेस के पीछे था। इतना खुलम खुला आज तक किसी ने एतराफ नहीं किया था। लॉन्ग टर्म कॉज जो है
वो ओवरऑल कंट्री को अफेक्ट कर रही थी एडवर्स मैनर में। लॉन्ग टर्म कॉस्ट से मुराद लॉन्ग टर्म खर्चे नहीं, ये जो ये सारी हरकतें हो रही हैं इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पाकिस्तान में आने थे, जो कि खासतौर पे जरदारी ईरा या मुशर्रफ की ईरा के एंड के करीब और जरदारी की ईरा में जो दहशतगर्दी की एक बड़ी खतरनाक सी वेव थी, दैट वाज आउटकम ऑफ वो जो उस वक्त की जमातें बनी थी, वो जो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने अपने आप को एम्पावर किया था। इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी सी इंप्रूव हुई, जीडीपी 6.6% पे ग्रो कर गया, एग्रीकल्चर ने थोड़ा सा ग्रो किया, लेकिन फिस्कल डेफिसिट जो है वो मजीद बढ़ते चले गए और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारे थोड़े से कम हो गए। डोमेस्टिक बोर्विंग जो है उन्होंने मतलब कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की कि चीजें आए बेहतर हों पाकिस्तान की, लेकिन कहीं से भी हमें राह नहीं नजर आ रही थी। तो ये वाला दौर जो है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह सका। इस दौर ने लॉन्ग टर्म मसले ज्यादा क्रिएट कर दिए, शॉर्ट टर्म में थोड़े से इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर की, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुल्क तकरीबन काफी खराबी की तरफ धकेल दिया। आगे चलते हैं। एक बात है, पाकिस्तान ने ग्रोथ प्रॉपर की फौजी इरा में ही है, उसके अलावा कभी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं की। 90s वाला 1988 से 1999, अब मुल्क ताजा एक डिक्टेटर से आजाद हुआ और डिक्टेटर से जबरदस्ती आजाद हुआ, वो बस खुद ही फट गया और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि अमेरिका का हाथ था कि ठीक है जी हमारा पर्पस पूरा हो गया है, अभी हमें आंखें दिखाना शुरू हो गया है। दूसरा, उसने फिर रिलीजियस ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया था, इर्द गिर्द के मुल्कों को और मुख्तलिफ उनको आपस में जोड़ना शुरू कर दिया था, और यूएसए को लगा कि अभी ये कहीं हमारे लिए खतरा ना बन जाए। तो कहा यह जाता है कि दैट वाज अमेरिकन प्लान जिसने उसको बम छोड़ा दिया, आमों की पेटी के अंदर बम। अगला इरा आता है। अब ताजा एक जब फौजी इरा गुजरा हो तो लोग ना बड़ा नफरत कर रहे होते हैं, हमारे लोगों को भी आदत होती है कि जो इरा चल रहा होता है ना वो उसको समझते हैं कि ये खराब इरा है और शायद कुछ मसीहा आएंगे वो हमारी मदद करेंगे। आ गए दो मसीहा और ऐसे आए कि बारियां बदल बदल के आए। 2 दफा नून लीग, 2 दफा पीपल्स पार्टी, ये बारियां बदल बदल के हुकूमत करते रहे। तो हुआ ये कि एक गवर्नमेंट आती थी तो दूसरी गवर्नमेंट उसको बहुत तंग कर रही होती थी, और दूसरी गवर्नमेंट आती थी तो पहली गवर्नमेंट उसको बड़ी तंग कर रही होती थी। उस वक्त सदर के पास भी इख्तियारात होते थे, एक आध दफा सदर ने करप्शन पे फारिग कर दिया, एक आध दफा किसी और ने डिस्टर्ब कर दिया। मतलब एक दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ऐसे गई कि सदर ने कह दिया जी असेंबलियां तहलील कर देते हैं, मुल्क में बहुत करप्शन हो गई है। और एक दफा नून लीग की हुकूमत ऐसे गई कि मुशर्रफ भाई आ गए, उन्होंने कहा भाई तुमसे मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मैं आ गया हूँ और तुम मुल्क के लिए दुश्मन हो और तुम्हारे इंडिया से ताल्लुकात हैं वगैरह वगैरह, और ये सारा कुछ है। तो ये जो ये 90s वाला एरा है ना, इस दौरान 4 गवर्नमेंट्स आई, पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है, जिसको अभी हम नून लीग कहते हैं, पुराने जमाने में उसको मुस्लिम लीग कहते थे। तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने बारियां ली। अब इस दौरान लोग फौज के असर से तो आजाद हो गए और मुल्क में ये लगा कि चलो ठीक है शायद हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होने लगा है, लेकिन ये शुरू हो नहीं सका, क्योंकि इनमें से हर कोई कहीं ना कहीं कोशिश करता था कि किसी ना किसी फौजी के साथ बना के रखे और कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के इदारों के साथ ऐसी इलेक्ट रखे कि दूसरा डरता रहे कि कभी भी ये अचानक से एस्टेब्लिशमेंट वाले उठ के आएंगे और मेरा दौर हुकूमत खत्म हो जाएगा। तो हुआ यही कि एक दूसरे से डरते रहे, ना किसी ने खुल के काम किया, ना लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनी, बस मुल्क में ये लोग रहे और बार बार पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती रही, तो मुल्क में कोई स्टेबिलिटी भी नजर नहीं आ रही थी। तो सबको लग रहा था कि मुल्क मुश्किल में जा रहा है, मजीद कर्जे लेने शुरू कर दिए, मुल्क के हालात बेहतर नहीं हुए। बिजनेस वाले लोगों का मुल्क पे एतबार थोड़ा सा जो बेहतर होना शुरू हुआ था ज़िया के दौर में, वो फिर से आउट होना शुरू हो गया। लेकिन इस दौरान बिजनेसेस ने थोड़ा सा ये समझने की कोशिश की कि इस वक्त थोड़ा हमारे पास रूम है, ये आपस में लड़ झगड़ रही हैं, तो तकरीबन वैसी ही चीज जैसे बिल्कुल शुरू के दौर में बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए मिली थी, तो आज भी बिजनेस को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी नजर आई कि वो इस वक्त ये कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन दोबारा से थोड़ी सी नजर आना शुरू हुई है तो मैं इस पे लाइनें मार सकता हूँ। 1950s की तरह से इस पीरियड ने फिर से हाइटेंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी और फार रीचिंग रिफॉर्म्स जो है 1991 में लेके आई, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन चीजें उस तरह से चल नहीं सकी।
कंटिन्यूअल एग्रीमेंट्स नहीं हो सके, क्योंकि एक पार्टी करती थी, अगली आगे पिछले की एग्रीमेंट खत्म कर देती थी, वो अगले एग्रीमेंट करते थे, ये आके उसको खत्म कर देते हैं कि जी ये इसने वो शुरू की है, मोटरवे शुरू की है, तो हम इसको चलने नहीं देंगे, हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये आके उनका प्रोजेक्ट रुकवा देते थे, वो आके इनका प्रोजेक्ट रुकवा देते थे। मुल्क में सिर्फ खर्चा हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी फारिग हो रही होती थी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कम्युनिटी ने भी पाकिस्तान पे भरोसा खत्म कर दिया, पाकिस्तान की एड्स भी थोड़ी सी कम हो गई, लोकल इन्वेस्टर जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो भी फारिग हो गया, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स अचानक से गवर्नमेंट ने फ्रोज कर दी, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो करेंसी को रहने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। वो लोग भी घबरा गए, ग्रोथ रेट 4% पे आ गया है। एग्रीकल्चर ने थोड़ा सा अच्छा आउटपुट दिया, वही बात है, जब बड़ा तबका परेशान होता है तो छोटा तबका कामयाब हो रहा होता है, वो चीजें। इन्वेस्टमेंट रेशियो गिर गई और डिफरेंट एक्सटर्नल डेफिसिट्स और वो सारी चीजों की वजह से डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेथ जो है वो उस पूरे डिकेड में बस बढ़ते जा रहे थे और उसमें कमी कुछ भी नहीं आ रही थी और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, चीजें खराब होती जा रही थी। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो उन्होंने काफी ज्यादा उस पे खर्चा वगैरह हुआ, क्योंकि हर किसी को ये साबित करना होता था कि उसने दूसरे से बेहतर काम किया, तो डेवलपमेंट इज द थिंग जो कि फौरन से नजर आ जाती है। तो वो डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करते रहे और वो भी लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते रहे। लॉन्ग टर्म एक ही प्रोजेक्ट था मोटरवे का और उसको बीच में कभी रोक दिया जाता था, कभी चला लिया जाता था, डिपेंड करता था कि गवर्नमेंट किसकी चल रही है। पॉवर्टी जो है वो दुगनी हो गई, 18% से 34% पे चली गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रेज कर गया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है 90s में वो खराब होने के पीछे 3-4 रीजंस किताब ने बताई। उन्हें का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फ्रीक्वेंट चेंज इन गवर्नमेंट, मिस गवर्नेंस दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की जो रही, पॉलिटिकल विल किसी की भी नहीं थी, टाइमली और डिफिकल्ट डिसीजन कोई नहीं लेना चाहता था, और फिर 1998 के जो न्यूक्लियर बम्स हैं, न्यूक्लियर धमाके जो कि दुनिया कह रही थी मत करो, लेकिन उस वक्त मुल्क की मफाद को ध्यान में रखते हुए या बहुत सारे और फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो करने जरूरी थे। फौज भी ये चाह रही थी, नवाज शरीफ भी ये चाह रहा था, तो ये धमाके उन्होंने कर डाले। जब धमाके कर डाले तो दुनिया ने कहा ठीक है जी बच्चों, गरीब मुल्क हो, गरीब होके तो तुम हमें आंखें दिखाते हो, अब देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। लोगों ने हमें एड देना बंद कर दी, वो जो बाहर से हमें बेनिफिट्स आते थे, बाहर से जो हमें इजीली लोन मिल जाते थे, उसके अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी आई। तो हुआ ये कि इस वजह से इकोनॉमिक सैंक्शंस और इन सारी चीजों ने हमारी इकोनॉमी को फिर से हिट किया। अब वही बात है कि जब गरीब आदमी होता है ना तो फिर वो बहुत ज्यादा इखलाकियात पे बात नहीं करता, तो हम ये कहते हैं कि नहीं जी हमारे साथ जो है वो इंडिया ने धमाके कर दिए, हम ना धमाके करेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। तो धमाके तो हमने कर दिए, मजबूत कौम की तरह तो सामने आ गए, लेकिन क्या हुआ कि इकोनॉमिक लेवल पे हमें डिस्टर्बेंस हुई। हम एक गरीब मुल्क थे, दूसरों के फेवर पे पलने वाले थे, तो हमें इतनी आंखें शायद नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन बाहैसियत कौम मैं मानता हूँ कि उस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो वैसे ही इंडिया हम पे कब्जा कर लेता, क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि ये लोग सही तो है नहीं और हम लोग न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, तो उसका एक खौफ इतना होना था कि हम लोग कभी भी ग्रो ना कर पाते। तो ठीक है, उस वक्त शायद ओवरऑल मुल्क के लिए अच्छा था, लेकिन इकोनॉमी के लिए ये कोई बहुत अच्छा नहीं था। खैर, वो एरा खत्म हुआ और मुशर्रफ भाई जो है वो अचानक से आए और उन्होंने कहा जी आपने मुझे हवाई जहाज में उड़ाने की कोशिश की है और इससे मुल्क की कौम और मुल्क की जो मफाद है उसको बहुत गहरी ठेस पहुंची है। दूसरा सियाचिन का एक इंसिडेंस जिसके अंदर जो है वो ये साबित हुआ कि पॉलिटिकल गड़बड़ की वजह से हम एक जगह पे जहां बेहतरी से फतह हासिल कर चुके थे और हमें वहां से बैकआउट करना पड़ा और हमारे बहुत सारे लोगों को जो है वो हाथ धोना पड़ा जान से, जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट ने सही टाइम पे स्टे नहीं किया। तो बहुत सारी रीजन में से पता नहीं सच्ची कौन सी रीजन थी, झूठी कौन सी रीजन थी, बहरहाल मुशर्रफ भाई मुल्क में आ गए और नवाज शरीफ भाई मुल्क से चले गए और ये फिर 99 का जो जमाना है ये फिर मुशर्रफ के साथ रिलेट होता है और यहाँ से लेके 2008 तक ये अगला वाला एरा चला। मेरे हिसाब से पिछले 20 साल में अगर कोई अच्छा टाइम गुजरा है तो मुशर्रफ वाला टाइम गुजरा है। वो था तो मिलिट्री, लेकिन वही बात है कि हमें 2-3 पॉलिटिकल तजर्बे करने के बाद समझ आ जाता है कि जब सर पे डिक्टेटर बैठा हुआ हो तो मुल्क बेहतर तरीके से चलता है। तो हुआ ये कि जब मुशर्रफ आया तो मुशर्रफ ने पहले तो बगैर गवर्नमेंट को सर से चलाया, कुछ अरसे तक आर्मी चीफ भी रहा मुल्क का, वो प्रेसिडेंट भी बन गया, सारी पावर्स भी अपने पास कर ली और हर चीज उसके कंट्रोल में आ गई।
पहले थोड़ा सा रिफॉर्म्स लेके आया, थोड़ा सा चीजों को बेहतर किया, लेकिन लोग कभी भी डिक्टेटर को पसंद नहीं करते, लोगों ने आवाजें देनी शुरू कर दी। तो फिर उसने सोचा कि ठीक है चलो थोड़ा सा शुगल मेला करते हैं। उसने कहा हाँ जी चलो जी इलेक्शन कराते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मेरे साथ चलेंगी। तो बड़ी दबे हुए सा एक ग्रुप जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी उस तरह से नहीं थे, उनको साथ में लाया। काफ लीग, एक मुस्लिम लीग में से कुछ लोगों को साइड पे किया और एक पार्टी बना के उनको मेजोरिटी से इलेक्शन जितवा दिया। और बड़े मजे से सुकून से जनाब, वो नीचे गवर्नमेंट काम कर रही है, ऊपर डिक्टेटर है, और डिक्टेटर को आजादी है जैसे मर्जी चलो। और गवर्नमेंट को उसने कहा ठीक है जी आप चलते रहें, और गवर्नमेंट को कहा कि जी आपको कोई हिलाने वाला नहीं है, कोई आपको नहीं गिराएगा, मैं किसी ऑपोजिशन को आपको तंग नहीं करने दूंगा, बस बैठो और मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाओ। तो मुशर्रफ की इरा में छोटे मोटे मुख्तलिफ डैम्स पे काम हुआ। मुशर्रफ को जब मुल्क मिला तो उस वक्त मुल्क में काफ़ी ज़्यादा वो थी, डिस्टर्बेंस थी, चूँकि पॉलिटिकल एक खराब इरा से गुज़रा था। तो और डिक्टेटर पे लोग इतना भरोसा भी नहीं करते, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान से दुनिया भी खफ़ा हुई हुई थी, एटमी धमाके भी हुए हुए थे। आहिस्ता-आहिस्ता इसने पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया। मुशर्रफ के दौर में जो ज़्यादा ग्रोथ थी, वो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के अंदर थी। टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेके आया, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन को प्रमोट किया, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए कि पाकिस्तान के बंदे बाहर जाके पढ़ें, वापस आएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो ऐसे में उस एरा में 2007 के आसपास डिस्टर्बेंस अच्छी खासी शुरू हो गई, लेकिन जो तकरीबन 2001 से लेके 2006 तक का एरा है, ये बड़ा मजेदार एरा गुजरा है, जिस दौरान पाकिस्तान में चीजें बेहतर हुई हैं, बिजनेसेस ने डेवलप किया, बिजनेसेस को मौका मिला, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मजेदार सा मॉडल था जिसमें सर पे डिक्टेटर बैठे और नीचे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। तो ये दोनों चीजें सबसे अच्छी अभी तक एक ही दौर में चल सकी हैं, वरना या डिक्टेटर होता है या पॉलिटिकल पार्टी होती है। चल तो वैसे आज के दौर में भी रही है, देखने में लगता है कि शायद वो पॉलिटिकल पार्टी है और बैकएंड पे, लेकिन खैर उस वक्त सामने मुशर्रफ मौजूद था कि मुशर्रफ भी लीडर है और नीचे पॉलिटिक्स भी काम कर रही है। तो ऐसे में हम ये कह रहे हैं कि मेन चैलेंज था कि हैवी एक्सटर्नल और डोमेस्टिक इंडेप्टनेस हो गई थी, फिस्कल डेफिसिट खराब हो गया था, रेवेन्यू जनरेशन फारिग हो चुकी थी, पॉवर्टी बढ़ चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो ये ऑथोरिटेरियन जो मिलिट्री रूलर है, इसमें टेक्नोक्रेट्स को गवर्नमेंट में लेके आया, लोगों को बाहर से बुला बुला के, किसी को बाहर से बुला के वजीर आजम बनाया, किसी को बाहर से बुला के गवर्नमेंट में। मुशर्रफ का मानना था कि सही बंदा सही जगह पे बैठा होगा तो बड़ा अच्छा काम होगा। पहली दफा मुल्क में तालीम की मिनिस्ट्री पे कोई बंदा वाकई ही में पढ़ा लिखा भी आया, तो लोग बड़े हैरान हुए। तो मुशर्रफ का मानना था कि अगर एक बंदा एक काम का कैपेबल है और उसको सही वक्त पे वो वाली सीट दे दी जाए तो वो तूफान मचा सकता है। यही हुआ, तालीम के ऊपर अताउर रहमान फलाना जगह, फिर पॉलिटिक वो उसको इकोनॉमी को देखने के लिए ये बाहर से इकोनॉमिस्ट को बुला के प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। सारे लोग हैरान हुए, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिस्ट क्या हो गया ऐसे? लेकिन मुशर्रफ को ये बात समझ आ रही थी क्योंकि दुनिया उस वक्त एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने वाली थी। 2003-4 के आसपास दुनिया में बड़ा जालिम इकोनॉमिक क्राइसिस आया, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में इन्होंने टाइम से इकोनॉमिकली चीजों को हैंडल कर लिया था। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी आइडियोलॉजी बेहतर थी कि टेक्नोक्रेट जो है मौजूद होंगे तो चीजें थोड़ी सी बेहतर चलेंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जो 2001-2 में 3.1% पे थी, वो अब 7% के आसपास आ गई। पॉवर्टी जो है वो काफी हद तक नीचे आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.4% से 6.5% पे हो गया। 11.8 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं 1999 और 2008 के दरमियान। रीप्रोफाइलिंग हुई स्टॉक की, चीजें बेहतर हुई। अब यहाँ पे जितनी डिस्कशन पीछे अयूब और बाकी इरा में की है, असूलन हमें अपने करीब वाले इरा पे जरा ज्यादा बात करनी चाहिए थी। तो खैर ये चीजें बेहतर हुई हैं, जीडीपी इंप्रूव हुआ, लेकिन मार्च 2007 में जुडिशियल क्राइसिस आया। अचानक से अदलिया की आजादी और वकील जज ये वाले सारे मसले, मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक, पीपल्स पार्टी ने इसको फुल हवा दी, और ये चीज वर्स हो गई जब बेनजीर भुट्टो को जो है वो मार दिया गया। उससे मुल्क बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस में चला गया, और ऐसे में मुशर्रफ ने आफियत इसी में समझी कि मुल्क को पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हवाले करके उन्हें खुदाफिज कह के चला जाए। तो मुशर्रफ का दौर वाज अ वेरी गुड वे। अब अगेन मैं उस जमाने में, क्योंकि पिछले दो दौर तो नहीं देखे, लेकिन ये वाले दौर में मैंने देखा था पाकिस्तान में तकरीबन हर कोई खुश था, चीजें ग्रो कर रही थी। सिर्फ दुख ये था कि ये वर्दी वाला बंदा सर पे क्यों बैठा है, लोगों को पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए थी। और जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिलती है तो उनको इतना बुरा लगता है कि उसके बाद वो दुआ करते हैं अल्लाह करे कोई डिक्टेटर आके चार्ज संभाल ले। तो ये वो सारा था। अब किताब ने यहाँ टू प्रेजेंट लिख दिया, तो दो किताब ने इल्मी जुल्म किए। एक जुल्म ये किया कि मुशर्रफ के इरा के अंदर क्या बिजनेसेस की क्या अप्रोच थी, बिजनेसेस ने कैसे फ्लरिश किया, उसके ऊपर बात नहीं की।
और दूसरा, मुशर्रफ का एरा अगर 2008 में खत्म होता है तो आज हम मतलब मजीद उससे 12-13 साल आगे खड़े हुए हैं। तो दरमियान में क्या हुआ? दरमियान में एक बड़ा जालिम एरा गुजरा है जरदारी का। जरदारी आया, जरदारी ने 2008 से 2013 के दरमियान मुल्क का अच्छा खासा सत्यानाश कर दिया। मुशर्रफ जाते हुए खजाने में बहुत सारे पैसे छोड़ के गया था, डेट्स हमारे स्टेबल हो चुके थे, डॉलर उसके जमाने में 60 रुपए पे काफी देर तक स्टेबल रहा था। दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रही थी उस वक्त, हम उस इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं गुजर रहे थे। सारी चीजें बेहतर थी। जरदारी दौर में सारी चीजें खराब होना शुरू हो गई। मुल्क में बिजली की किल्लत आ गई, गैस की किल्लत आ गई, पैसों की किल्लत आ गई। और जरदारी बिजनेसमैन को खुल के खेलने देता था कि ठीक है यार, तुम खाओ, खुद भी खाओ, बस हमें भी कमीशन देते रहो, चीजें चलती रहें। तो ये जो ये वाला एरा था, इसने अगेन मुल्क को स्टेबिलिटी से दोबारा से खराबी की तरफ ले जाने की कोशिश की। फिर आते हैं नवाज शरीफ का एरा 2013 में से 2018 के दरमियान। इस वक्त जब नवाज शरीफ आता है तो उसको जो मुल्क मिलता है, बिजली खत्म हुई हुई, सीएनजी में दुनिया की सबसे लंबी लाइनें लग रही हैं, पाकिस्तान को लोग कर्जे देना बंद हो गए हैं, आईएमएफ पाकिस्तान पे तकरीबन कब्जा करने वाला है, बहुत सारे मसलों मसाइल, फलाना फलाना फलाना। ये दौर हमारा नहीं ख्याल था कि ये थोड़ा बेहतर दौर होगा, बट अगेन 2013 से 2014, 15, 16 ये वाले दौर में चीजें इंप्रूव होना शुरू हो गई हैरत अंगेज तरीके से। बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक बड़ी खतरनाक किस्म की अपोजिशन देखने को मिली। अचानक से मुल्क में जो मतलब जरदारी के दौर में जो खाए हुए मसले थे, अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक से हमें एक साहब ने आके ये रियलाइज कराना शुरू कर दिया कि तुम लोग तो तबाह हो जाओगे, तुम लोग तो गफलत के अंधेरों में डूबे हुए हो, तुम लोग देखो तुम्हारे हुक्मरानों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। जरदारी के दौर के सारे काले करतूत भी उठा के जरदारी और नून लीग दोनों के ऊपर चिपका दिए जाते थे और कहा ही जाता था कि देखो इन दोनों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क हुए हुए मुल्क में मतलब नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत को बहुत अच्छा ना भी हो तो भी बिजली के सेक्टर में रिफॉर्म्स हुई, पाकिस्तान की बिजली की जो कमी है उसके ऊपर वो हुआ। फिर जो रेंटल पावर्स और ये वाले सारे मामला थे, ये भी जरदारी के दौर के थे जो इनको भरने पड़े। फिर बहुत सारे बाहर के कर्जे लिए हुए थे, वो कर्जे वापस करने होते थे। उस वक्त नवाज शरीफ कहता था हमारी मजबूरी है, तो हम नहीं मानते थे। अब इमरान खान कहता था, हम उसके हाथ चूम के कहते हैं यार जबरदस्त क्या बात कर दी तुमने, सही कह रहे हो, वाकई पुराने लोग जो कर्जे लेके गए हैं उनका कसूर है। तो नवाज शरीफ को भी मुल्क को बहुत अच्छी हालत में नहीं मिला था। तो नवाज शरीफ ने उस खराब मुल्क को थोड़ा सा माइनस से थोड़ा सा आगे धकेलने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सका है क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग खराब हो गई, क्योंकि लॉन्ग मार्च और इस तरह के धरने जलसे सारा कुछ है। और फिर एक नारा उठा करप्शन, और करप्शन ऐसी चीज है कि हर पॉलिटिशियन में मौजूद है। उस नारे की वजह से ये लोग अपने आखिरी 1-1.5 साल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और दरमियान का जो 1.5-2 साल का एरा है उसके दौरान ऑयल, बाकी सारी चीजें, डॉलर की स्टेबिलिटी, बहुत सारे रिफॉर्म्स बेहतर हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब एक बंदा मौजूद होता है उसे ये डर होता है कि जी दूसरा बंदा जो है मुझे फारिग कर देगा। ऊपर से उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी मिल गई। लॉन्ग मार्च जो है उन्होंने खत्म ही तब की, उन्होंने कहा ठीक है जी हमारे मुतालबात माने जाए फिर हम बंद करेंगे। और एक दिन अचानक से फौज के साथ मुज़ाकरात होते हैं और सारी मार्च वापस हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है और मुल्क दोबारा से सही हो जाता है। उस दौरान इतने लंबे धरने दिए जाते हैं, इतना ज्यादा मुल्क को बाहर की दुनिया को बताया जाता है कि हम लोग करप्ट लोग हैं, हम गलत लोग हैं और हमारे मुल्क में तो बदअमनी और वो सारा कुछ है। तो ऐसे में अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव विजन तो इमरान खान का है, लेकिन कहीं ना उसने हुकूमत पाने के लिए कुछ गंदी टैक्टिक्स जरा ज्यादा खेल ली। उसकी वजह से वो पिछली गवर्नमेंट, जो कि शायद बहुत अच्छा बंदा नहीं चला रहा था, नवाज शरीफ भी कोई बहुत बड़ा हीरो नहीं था, लेकिन मुल्क थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा था, जो कि दोबारा डिस्टेबल हो गया और लोग फिर से डिक्टेटर को देखना शुरू हो गए और लोगों के जहन में फिर से ये आ गया कि जी फौज आए और फौज हुकूमत करे। बट फौज के जो लोग थे उन्हें समझ आ गई थी कि हम सामने आएंगे तो हम गंदे होंगे। उनको एक पब्लिक का एक्सेप्टेबल फेस चाहिए था, एक ऐसा फेस जिसको सामने लेके आएंगे, पीछे से चलाएं हम अपने तरीके से, सामने वो गंदा होना हो तो वो होगा और अच्छा होगा तो हम कहेंगे देखा जी हमारी सपोर्ट मौजूद थी। तो फौज ने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचा और बैक एंड से प्ले करना शुरू कर दिया। पहली दफा मीडिया इतना आजादी से बोल रहा है कि कुछ तीसरी ताकत है, कुछ और लोग हैं बैक एंड पे, खेल तो कोई और चला रहा है, सिलेक्टेड की आवाजें आना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं इमरान खान की अपनी जाती पॉपुलैरिटी थोड़ी सी खराब हो गई जब ये इसके ऊपर ये छाप लगी फौज और इसकी। बट अल्टीमेटली
करंटली हालात काफी खराब होना शुरू हो गए, चूंकि ये नारा तब्दीली का लगा के आए, लेकिन उसके बाद टीम बहुत अच्छी नहीं थी, और दूसरा अवाम को क्विकर रन में चीजें बेहतर करके देनी थी वादे के मुताबिक। वो क्विकर रन में जब चीजें ठीक करने की कोशिश की तो कहा क्या करें क्या करें, चलो जी असद उमर बड़ा सियाना आदमी लग रहा है, इसको वजीर खाजा लगा देते हैं, इसको समझा देते हैं कि तुमने चीजों को चलाना है। बहुत सारे उसने शॉर्ट टर्म ऐसे मेजर्स लिए कि मुझे याद है कि 1 मिलियन टैक्स पेयर्स को नोटिस भेज दिया कि जी आप लोगों को इस तरह से होगा, और इस पे बड़ा फख्र महसूस किया कि देखो इतने लोगों को हमने नोटिस भेजा है, और बाद में कह दिया कि चलें अगर आप चाहते हैं आपका टैक्स ऑडिट ना खुले, आप 20,000 जमा करा दें। और किसी जगह बैठ के कैलकुलेशन करके सोचा कि 1 मिलियन लोग अगर 20-20 हजार जुर्माना जमा कराएंगे तो देखो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। वो 1 मिलियन टैक्स पेयर्स में से आधे तो आवाजार होकर टैक्स नेट से ही भाग गए, और बाकी आधे जो है वो इस इंतजार में है कि कब वो टैक्स नेट से किसी तरह से अपनी जान छुड़ा लें। तो हुआ ये कि शॉर्ट टर्म में मुल्क को बेहतर दिखाने के चक्कर में बहुत सारे लोन्स जो हमें टाइम से लेने थे वो नहीं लिए, हमने दूसरे मुल्कों से पैसे लेने शुरू कर दिए, किसी से क्रेडिट ले लिया, किसी से उधार पे चीज ले ली, और वो सारा कुछ करके शॉर्ट टर्म में ये दिखाने के लिए कि मुश्किल नहीं आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान फंसता चला गया, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इमरान खान खुद भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि उसके अपने हाथ में अब कुछ नहीं है। अब आईएमएफ मुल्क को रेगुलेट कर रहा है, वो अच्छे खासे लोन्स दे चुके हुए हैं, 10 12 15 साल में जितना मिला के लोन लिया गया इतना इन्होंने 2-3 साल में चीजें एक्यूमुलेट कर ली। तो जरूरी भी था, मतलब उसके बगैर गुजारा भी नहीं था। लेकिन हुआ ये कि हमें एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर देखने की ख्वाहिश जरा ज्यादा महंगी पड़ गई। तो वही भुट्टो वाला मामला हुआ कि भुट्टो ने अवाम की बात की, लेकिन वो अवाम की बात करते हुए थोड़ा शॉर्ट टर्मिज्म अप्रोच को लेके चला, और मुल्क को नहीं सोचा, और ओवरऑल सोचा कि बस ये नजर आए कि गवर्नमेंट काम कर रही है। वही हुआ कि इस वक्त ये दिखाने के चक्कर में कि गवर्नमेंट काम कर रही है, बात बात पे ये वजीर इधर, वो वजीर उधर, वो बंदा उधर, इतने तबादले, ये बंदा उधर चला जाए, वो उधर चला जाए, अवाम को बस हर वक्त लगा रहे कि कुछ ना कुछ थरथली चल रही है। अल्टीमेटली मुल्क काफी तकलीफ से गुजरा। शायद चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाती, लेकिन बैड लक कोरोना भी बीच में कोरोना आ गया। अब जब कोविड आ गया तो वो जो ग्रोथ बिल्कुल ही नीचे गिर रही थी वो बहुत ही नीचे चली गई, और उस दौरान फिर कोरोना की वजह से चीजें फिर उस तरह से नहीं उठ सकी। कोविड के टाइम पे बिजनेसेस ने सोचा बस बहुत हो गई है, और उन्होंने तकरीबन बगावत का ऐलान कर दिया, गवर्नमेंट के टैक्स देने से इनकार कर दिया। बहुत सारी, जब उन्हें समझ आ गया कि इदारों का कंट्रोल ही नहीं, तो बिजनेसेस ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि सन 2021 बिजनेसेस पे बहुत अच्छा साल गुजरा। पूरी पाकिस्तान की आवाम रो रही थी कि हम लोग रुल गए हैं, लेकिन जिस बिजनेस को देखो, कोई दुगनी तरक्की पे, कोई तिगनी तरक्की पे, किसी को इतना प्रॉफिट हो गया, किसी को इतना प्रॉफिट हो गया। उन्होंने कहा ठीक है जी, अब रेगुलेशन जो भी है हमने खुल के खेलना है। और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, चीजें महंगी की, प्राइस महंगी, मतलब इस वक्त पिछले 2 साल में गाड़ियों की 6 दफा प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, और कोई पूछ ही नहीं रहा। तो बिजनेस ने भी सोचा कि ठीक है यार, इन लोगों को खुद समझ नहीं है कि क्या करना है, तो हम तो खुल के खेलें। तो ऐसे में ये एरा अवाम के ऊपर मुश्किल गुजरा, गवर्नमेंट के ऊपर मुश्किल गुजरा, लेकिन बिजनेस के हिसाब से देखें तो ऐसा एरा बड़ा आइडियल है, जिसमें ऊपर वालों को नहीं पता कि पॉलिसी कैसे बनानी है, और जो पॉलिसी बनाते हैं वो अजीब सी होती है, और फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद अपने ही किसी बिजनेस ग्रुप की वजह से वो पॉलिसी वापस भी ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो ये वाला एरा है, इस एरा में अजीबोगरीब सी कैफियत सामने आ गई है, और अब इस वक्त पूरी कौम मुंतजिर है किसी और नए मसीहा की। और अक्सर लोग तो तंग आके कह रहे हैं यार फौज ही आके हुकूमत कर ले, लेकिन अक्सर को ये भी समझ आ गया कि इस वक्त भी करंटली है तो तकरीबन फौज की हुकूमत। तो मामला काफी ज्यादा खिचड़ी में पक गया है, तो अब इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। फौज ने भी अपने तौर पे शहबाज शरीफ को बचा के रखा हुआ है कि अगर बहुत ही बुरे हालात हुए और कोई बंदा नहीं समझ आया कि वो करें, तो अचानक से उसको सामने लेके आएंगे कि हाँ भाई ये खराब नहीं था, खराब तो नवाज शरीफ था, और ये मुल्क को चलाएगा। क्योंकि अब मुल्क को ना एक थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का बंदा चाहिए, थोड़ा सा फौजी हो और थोड़ा सा पॉलिटिकल चेहरा हो। खाली फौजी हो तो भी मुल्क का बाजार हो जाता है, खाली पॉलिटिकल हो तो भी मुल्क का बाजार हो जाता है। तो अभी हमें चाहिए मखलूत गवर्नमेंट, जिसमें कुछ इख्तियारात फौज एस्टेब्लिशमेंट इनके पास हो, कुछ इख्तियारात एक लोकल गवर्नमेंट के पास हो, ये मिलजुल के आपस में मत उलझें। पहले एक दफा सोचें कि अगले 5-6 साल में मुल्क को किसी तरह से ग्रो कर दें। अगर ये ऐसा करते हैं तो चीजें बेहतर होंगी, और अगर ये ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है कि अगले कुछ ईयर्स मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ये थी हमारी तकरीर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल, अब ये ओवरऑल बड़ा मजे का तबसरा इन्होंने किया है। उन्होंने बताया ये है कि पाकिस्तान ने 23 गवर्नमेंट्स देखी हैं 60 ईयर्स में। सोचें 60 साल में 23 गवर्नमेंट, जबकि कहा जाता है कि गवर्नमेंट 5 साल की होती है।
14 इलेक्टेड लोग आए हैं, इलेक्टेड या अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, 5 इंटरिम गवर्नमेंट्स आई हैं, 23 साल मिलिट्री रूल रहा है, 4 अलग अलग लीडर्स ने। मतलब पाकिस्तान ने जितना अरसा गुजारा उसमें से आधा टाइम फौज ने गुजारा है बैक एंड से और सामने से, और बैक एंड से कुछ अरसा गुजारा है वो एक अलग चीज है। एवरेज लाइफ स्पैन जो है पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का तकरीबन लेस देन 2 इयर्स है, और अगर इसमें से कुछ और एरिया निकाल दें तो ये और कम हो जाता है। ये इन्होंने बेचारों ने बड़ा इखलाक दिखाते हुए ये कर दिया। इकोनॉमिक पॉलिसी रिजीम ऑन द अदर हैंड सिर्फ 2 दफा बदली है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 2 दफा थॉट चेंज हुई है। 2 ही थॉट्स थी, या गरीबों को सपोर्ट करो या बिजनेस को सपोर्ट करो। इसके अलावा हमारे पास कोई और आइडियोलॉजी हमें समझ नहीं आई। लिबरल्स प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ जो कि खुद ही से हो रही थी, उसको भुट्टो ने फारिग कर दिया 1970 में, और उसके बाद से 1977 में इस मॉडल को रिजेक्ट किया और रिवाइव किया जब लिबरल मॉडल को, तो उसके बाद चीजें समझ नहीं आई, और अभी तक जो है वो समझ नहीं आ रही कि चीजें किस तरह से चल रही हैं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन डोमिनेंट पार्टीज रही हैं जिन्होंने इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह को लेके चला। दोनों की डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुल्क में चीजें चेंज होती रही। लेकिन एक बात है कि दोनों के दोनों बिजनेस को पसंद करते थे। तो बिजनेसेस के लिए ऐसा एरा अच्छा होता है जिसमें वो लोग आए जो बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो। पीएमएल जो है एंड वो इंडस्ट्रियलिस्ट और ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रही होती है, और जब भी पावर में आते हैं वो बिजनेसमैन और इंडस्ट्री वालों को जरा ज्यादा प्रमोट करते हैं। और इसी तरह से जो पीएमएल की जो पॉलिसीज हैं वो बिजनेस कम्युनिटी को बेहतर सपोर्ट कर रही हैं, और बिजनेसेस भी इनको काफी सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो राइटियस गवर्नमेंट होती है वो बिलीव नहीं करती डायरेक्ट इंटरवेंशन में पर्सनल लाइफ ऑफ पब्लिक की, और वो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं आओ आओ आके खेलो, खुद से करो। तो ऐसे में ये चीज भी बड़ी जरूरी होती है। तो किताब ने थोड़ा सा इस पर बात की कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का दौर बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी तो था, बिजनेस चाहते तो वो उसमें ग्रो कर सकते थे। इनस्टेबिलिटी थी गवर्नमेंट में, लेकिन इस दौरान बिजनेस अपने पांव अच्छी तरीके से फैला सकता है, ज्यादा बेहतर तरीके से मुल्क में छा सकता है, और उस तरह से वो सारी चीजें होती रही। और फिर अगेन पीएमएलएन ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ वो किया, जबकि पीपल्स पार्टी का जो स्लोगन था वो रोटी कपड़ा और मकान था। तो कहीं ना कहीं दोनों की अलग अलग अप्रोच से अल्टीमेटली बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा थोड़ा सा फायदा होना शुरू हो गया। आज वालों की आइडियोलॉजी ही नहीं समझ आ रही कि इनका एक्चुअल नारा क्या है। वो एक दफा समझ आ जाए तो शायद मुल्क किसी खास डगर पे चल पड़े। हाँ, किताब ने फिर एक डिस्कशन की ऑथोरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेटिक रेजिम्स में, कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ राइट मोस्ट पे और वो है अथॉरिटेरियन, और लेफ्ट मोस्ट पे डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक बहुत फ्लेक्सिबल है, अथॉरिटेरियन बहुत सख्त है। तो अभी तक समझ नहीं आ रही हमारे लिए अच्छा क्या है। कभी डेमोक्रेसी से मुल्क बेहतर होना शुरू हो जाता है, ऑटोक्रेट आके उसे रोक देता है। कभी ऑटोक्रेसी से बेहतर होना शुरू हो जाता है, दंगे फसाद शोर शराबे उठते हैं उसको फारिग कर देते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में हम किसी भी एक मॉडल को अवाम भी नहीं चलने देना चाहती। अवाम को लगता है कि उनके साथ बुरा हो रहा है। असूलन को 10-12 साल जो है वो एक ही गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, और उस एक गवर्नमेंट के साथ फौज खड़ी हुई हो, एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई हो जो उसको गलत काम ना करने दे। ये दोनों मिलकर हुकूमत करें, और सबको बताओ 10-11 साल के लिए वाकई पॉलिटिक्स पे पाबंदी लग जाए, कोई नई सियासी पार्टी ना हो, कोई कुछ ना करे। बस ठीक है, फौज के साथ एक उनकी पसंदीदा गवर्नमेंट है, और टेक्नोक्रेट्स को लेके आए गवर्नमेंट में। और फिर मुल्क को 10 साल कम से कम ये सोच के आगे चलाएं कि इसी मुल्क में हम सबने रहना है। तो 10-11 साल कम से कम इस मुल्क को थोड़ा सा रेगुलेटेड वे में चलाएं, और कोई बात नहीं फौज सामने आ जाए, खुल के खेले। खुल के खेले, कम से कम मुल्क का फायदा तो सही तरह से हो। बस मीडिया की आजादी के बाद फौज बेचारी खुल के खेल भी नहीं सकती। वो सामने आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से फौज का हुकूमत में आना हमारे मुल्क में इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप से, सख्ती से चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं, और हमारे यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस, ये चीज बड़ी जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज के बिजनेस विंग्स होते हैं, बिजनेस ताल्लुकात होते हैं, वो चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में देयर शुड बी एन एरा जो कि फौज सामने आके हुकूमत करे, और सपोर्ट में जैसे काफ लीग टाइप का एक सेटअप था उस तरह का एक सेटअप हो। चाहे ये इमरान खान वगैरह को, इनको कहें ठीक है आइडियोलॉजी अच्छी दो, अच्छी कम्युनिकेशन करते रहो, लेकिन कुछ टेक्नोक्रेट्स लेके आओ,
तुम्हें हम चलने का मौका देते हैं। अभी भी सोचा शायद यही था कि चलो इनको चलने का मौका देंगे, लेकिन क्या किया, इनको चलने का मौका दिया लेकिन इतना एम्पावर नहीं किया। पीछे खुद रहे, खुद सामने आते, इनको साथ अपने बिठा के चलाते कि ठीक है यार तुम चलाओ, हम मौजूद है, हम देख रहे हैं। जैसे इमरान खान कह रहे हैं सदारती निजाम आ जाए तो मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, ठीक है, उसे कहें यार तुम खुल के खेलो, हम साथ हैं, लेकिन जहां आपको लगे, फौज को लगे, स्टैब्लिशमेंट को लगे कि गलत हो रहा है तो उसको रोका भी जाए। तो थोड़ी सी ना इस वक्त डिक्टेटरशिप चाहिए। मतलब पहले ही पाकिस्तान का इतना बता के अच्छी खासी अजियत दिए लें, दुनिया में क्या चलता है, फ्रांस वाले क्या सोचते हैं, चाइना वाले क्या सोचते हैं, दुनिया में ये अप्रोच क्या है, वो अप्रोच क्या है। ठीक है जी, पढ़ते हैं, किताब बता रही है तो पढ़ लेते हैं, याद करने मत बैठ जाइएगा, सिर्फ एक दफा आंखों से गुजार लीजिएगा। इंतहाई गैर जरूरी चीजें हैं जो इन्होंने उठा के बता दी हैं, और इस वक्त तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, हिटलर की स्कूल ऑफ थॉट क्या है, फलाना की क्या है, और कहानियां भी नहीं है, बस इधर चंद फीचर्स हैं, तो जल्दी जल्दी से फीचर सुनते जाएं। कम्युनिज्म बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, कम्युनिज्म का निजाम है, कम्युनिस्ट ऐसा है, कम्युनिस्ट वैसे हैं, ये है क्या? कम्युनिज्म बेसिकली इसको हम एक्सट्रीम लेफ्ट रेडिकल या डिक्टेटोरियल सोशलिज्म कहेंगे। इसमें छोटे छोटे से क्या पॉइंट्स हैं, स्टेट के हाथ में सब कुछ होना चाहिए, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है स्टेट सारी चीजों को प्रोड्यूस करे, स्टेट सारे काम करे, स्टेट की तरफ सारी चीजें होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं होनी चाहिए। आम आदमी का तो हक ही कोई नहीं बनता, ठीक है वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है लीज पे ले ले, 100 साल की लीज पे ले ले, और हर चीज स्टेट की मलकियत हो, सारी प्रॉपर्टी स्टेट की हो, सारे असासे स्टेट के हो, स्टेट हुकूमत कर रही हो, स्टेट ही सब कुछ कर रही हो, स्टेट अपनी अर्निंग को लोगों की नीड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे, स्टेट डिसाइड करे कि अब हमने बांटना कैसे है, स्टेट कमाए, स्टेट सबसे पावरफुल चीज हो, स्टेट इंडस्ट्रीज की जो प्रोडक्शन है वो भी उतनी हो जितनी लोगों की नीड है, यानी कि स्टेट को पता हो कि हमारे मुल्क की डिमांड क्या है, इतनी इस वीट की डिमांड है, इतनी इस चीज की डिमांड है, गवर्नमेंट उतना ही प्रोड्यूस करे जितने मुल्क की डिमांड है। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि 100% खुद ही सारी चीजों को लेके चल रही है, लेकिन उसको आम आवाम की परवाह भी है। इगलिटेरियनिज्म, क्लासलेस सोसाइटी, हर बंदे के पास इक्वल मटेरियल हो। इगलिटेरियन बेसिकली कहते हैं, ईगल है उकाब, उकाब जब ऊपर से देखता है तो उसको सारी चीजें बराबर लगती हैं, तो इगलिटेरियनिज्म का मतलब होता है बराबरी, मुसावात। तो इनका कॉन्सेप्ट है कि मुसावात तो क्लासेस नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है, गवर्नमेंट देखे कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, सब लोगों में बराबर तरीके से वेल्थ तकसीम करे, नौकरियां तकसीम करे, उनको खुश रखे। इंडिविजुअल का कोई फ्रीडम नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा बिजनेस की और आजादी नहीं होनी चाहिए कि जब मर्जी अचानक से उठा के एक एम्पायर खड़ा कर दिया, अचानक से 7 मंजिला इमारत बना दी, कोई चक्कर नहीं है, इंडिविजुअल फारिग। कंप्रीहेंसिव पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका अपना इकोनॉमिक सिस्टम है, वो खुद कमाते हैं, स्टेट कमाती है और स्टेट सबको खिलाती है। रिलीजन, ऑर्गेनाइज रिलीजन और इस चीज का बीच में कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये समझते हैं कि हाँ ये तो भाई नशा है, ये तो लोगों को शौक है भाई, इस चीज को हम बिल्कुल काउंट ही नहीं करेंगे। इंडिविजुअल तौर पे अगर कोई मजहब से करीब रहना चाहता है, अपनी स्कूल ऑफ थॉट को रखना चाहता है, ठीक है, लेकिन स्टेट लेवल पे हम किसी भी मजहब को, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करेंगे। कम्युनिस्ट चेंज चाहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वायलेंस ही क्यों ना हो। मतलब अगर अच्छा करना है तो गवर्नमेंट को अगर उठा के लोगों के घर तबाह भी कर देने पड़े, गवर्नमेंट कर देगी। अगर कोरोना वायरस आ गया और वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क को बचाएं, तो वो 100 लोग जिनको डायग्नोज हुए कोरोना वायरस, उनको जाके गोली मार दी जाए, खत्म। मतलब इतनी शिद्दत पसंदी के, ठीक है जी, स्टेट है, स्टेट बेहतर समझती है कि वसीतर मफाद में क्या है मुल्क के। तो ये कम्युनिज्म। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लिबरल्स को समझते हैं कि लिबरल लेफ्ट विंग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये क्या भला है। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन हैंड्स ऑफ स्टेट विद फ्यू एक्सेप्शंस आर अलाउड। मेन काम गवर्नमेंट करे, लेकिन थोड़ी सी देखे ना, इसमें थोड़ी सी डेमोक्रेसी भी है। मेन काम गवर्नमेंट करे लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आम आवाम को भी मौका मिलना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्होंने अलाउ की हुई है। डिस्टिंक्शंस अमंग पीपल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन, कौन कितना कर सकता है, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके हिसाब से लोगों को चीजें मिलनी चाहिए। आउटपुट लोगों के अंदर अब उनके इनपुट के हिसाब से, यानी कि अगर किसी ने एग्रीकल्चर अच्छा प्रोड्यूस करके दिया, वो गवर्नमेंट को बना के दे, क्योंकि उसने अच्छी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया तो गवर्नमेंट उसको उतनी मुराद दे। जिसने गवर्नमेंट को जितना बेनिफिट दिया, गवर्नमेंट उसको इन रिटर्न उतना बेनिफिट दे। स्टेटस को चैलेंज करते हैं, ये स्टेटस को नहीं मानते, ये कहते नहीं जी मसावात और वो वाली सारी चीजें। पीपल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बिजनेस को थ्रू लॉ रेगुलेट करना स्टेट की जिम्मेदारी है। रिलीजन को इस सिस्टम में अलाउ किया हुआ है। चेंज पीसफुल मीन से लाना चाहते हैं, ये वायलेंस की तरफ नहीं है, बहुत शिद्दत पसंद नहीं है, हर कोई बराबर है लॉ की नजर में।
और सोशल चेंज से आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट हो सकती है। कलेक्टिविज्म, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल सर्विस, नेशनलाइजेशन, ये चंद की थीम्स हैं इस तरह के सिस्टम के। स्वीडन इसकी एक एग्जांपल है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे चलते हैं। किताब हमें जबरदस्ती जो बताना चाह रही है, सेंटर मॉडरेट्स डेमोक्रेसी, थोड़ा सा दरमियान में आ गए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाली साइड पे नहीं है। आप अगर देखें तो हम बहुत सख्ती से थोड़ी सी नरमी की तरफ सफर कर रहे हैं। ये चेंज चाहते हैं लेकिन ट्रेडिशन से निकलना भी नहीं चाहते। ये ऐसी चेंज नहीं चाहते जिससे हम अपनी रिवायात, अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज और ये सब कुछ छोड़ दें। स्टेट रोल ऑफ गार्डियन प्ले करे सबके लिए। इंडिविजुअल फ्रीडम की इजाजत है, रिलीजियस फ्रीडम है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउड है। प्राइवेट और पब्लिक मींस ऑफ प्रोडक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है। गवर्नमेंट भी आए प्रोडक्शन में लेकिन लोग भी आए। अब हम देखें थोड़ा सा मीडियम अप्रोच की तरफ आ रहे हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा लोगों को बीच में इन करो, खाली गवर्नमेंट ही सारा काम ना कर रही हो। इंटरनेशनल कॉपरेशन होनी चाहिए सबके बेनिफिट्स के लिए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट हमेशा सबसे पहले होगा। सोशल चेंज स्लो होनी चाहिए। कनाडा इसकी एग्जांपल है। आगे चलते हैं। राइट विंग लेसेस-फेयर डेमोक्रेटिक कैपिटलाइजेशन। लेसेस-फेयर में थोड़ी सी आजादी ज्यादा होती है। लेसेस-फेयर का मतलब है लेट देम फ्री, आजाद छोड़ दो इन्हें, रिलैक्स कर दो। वो कहते हैं यार फ्री मार्केट, ओपन कंपटीशन, आओ खुल के खेलो, सब लोग काम करो, अपन अपना काम धंधे करो, अपनी अपनी प्राइसेस सेट करो, खुल के खेलो। कंज्यूमर उसके पास जाएगा जो सबसे बेहतर प्राइस में सबसे अच्छी क्वालिटी देगा। तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा आजादी, इन्होंने कहा यार खेलो, जैसे मर्जी करना है करो। चंद रिच और पावरफुल लोग मेन चीजों को चलाएं, वही वाली वो अयूब खान वाले टाइम का जो वो है उस तरह से। एलीट को बहुत ज्यादा फेवर ना दी जाए। मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, थोड़ा बहुत स्टेट के पास भी हो। स्टेटस को होना चाहिए, कुछ बड़े और कुछ छोटे होने चाहिए ताकि तबकाती डिफरेंस चले। नेशनल इंटरेस्ट या स्टेट के गोल्स अचीव होने चाहिए। लॉस कमेंट किया जा सकता है। इंडिविजुअल्स को लिबर्टी है लेकिन थोड़ी थोड़ी सी कुछ जगह एक्सेप्शन है, जरूरत से ज्यादा आजादी नहीं दी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस हर तरह की अलाउड हैं। लार्ज कॉर्पोरेशंस जो है फ्लरिश कर सकती हैं सिस्टम में, और कंज्यूमर को जितना मर्जी चार्ज करना चाहिए, अगर कंज्यूमर देने के लिए तैयार है तो वो दे सकती हैं। सप्रेशन और अप्रेशन बाय मेजोरिटी, माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट है। जो ज्यादा बड़ा ताकतवर होगा वो कमजोर को दबा लेगा, जो बिजनेसमैन होगा वो गरीब को खा जाएगा। नेशनल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, पावर पॉलिटिक्स, यूनाइटेड स्टेट एग्जांपल है। वो कहते हैं खुल के खेलो लेकिन हम भी चीजों को साथ साथ रेगुलेट करते रहेंगे। ऑल्दो ये बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में काफी हद तक लेसेस फेयर वाला मामला हो चुका है। हाँ, गवर्नमेंट कभी कभी टैक्स के अंदर काफी ज्यादा सख्ती करती है या कभी कभी बिजनेस को डरा देती है। तो शायद बिजनेस को या पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को फ्लरिश करने के लिए शायद कुछ अरसे के लिए ये वाला मॉडल भी चाहिए हो सकता है। देन fascist capitalism, extreme left dictatorial capitalism, इंडिविजुअल का कोई फ्रीडम नहीं है, अथॉरिटी रूल करेगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी बस रूल्स के मुताबिक होगी। एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज होनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट हर हालत में हमें डिफेंड करने हैं। हम जैसे मर्जी वायलेंस करें, जो मर्जी करें, लोगों का बेड़ा गर्क कर देना है। डिसेंडिंग ओपिनियन हमें पसंद नहीं है, यानी कि सख्ती, डिक्टेटरशिप, प्रॉपर डिक्टेटरशिप है ना, उसमें ये। तो ये अलग अलग तरह के पॉलिटिकल मॉडल हैं जो दुनिया में चला करते हैं, और हमारी किताब हमें बताना चाह रही है ताकि हमें पता हो, और जरूरत पड़ने पे अगर हमने कहीं शोखी मारनी हो तो हम बता सकें। बिजनेस का से क्या ताल्लुक है वो किताब बताना भूल गई। वो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं है कि जहां से हमने छापा मारा था वहां से इतना मिल गया, इससे ज्यादा हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 1। ये और आवाम को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए इमरान खान टाइप का एक अच्छा फेज जो कि लोगों को पसंद है, वो फेज भी रहे तो शायद चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाए। क्योंकि हमें फ्रंट पे फेज भी अच्छा चाहिए और मुल्क में रेगुलेशन भी चाहिए। तो इस वक्त थोड़ा सा मुल्क जो है ना वो अजीबोगरीब सी सिचुएशन में आ गया है। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर किया है।